हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। 501 ऑनरिफिक नेम। सिटी ऑफ एग्जाइल्स मोरोरा अस्तित्व में ही नहीं है। जब लूमियन ने लुडवर्ग द्वारा चुराई गई जानकारी पढ़ी तो उसे यह एहसास हुआ कि मोरोरा बिल्कुल सजीव है और उसकी आंखों के सामने मौजूद है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस लेखक ने शहर की हर लोककथा और विशेषता को अत्यंत बारीकी से दर्ज किया था। यहाँ तक कि जो लोग वहाँ कभी गए भी नहीं थे वे भी अपने मन में उसकी स्पष्ट तस्वीर बना सकते थे। मैंने इसे इतनी तन्मयता से पढ़ा, इतना घबराया और डरा हुआ महसूस किया। और अंत में तुम कहते हो मुझे खेद है, ये सब मैंने बना लिया। इस विचित्रता से जूझते हुए लूमियन की नज़र फिर से पत्र पर लौट आई, मैडम मैजिशियन की अटकलों को जानने के लिए। मेजर आर्केना कार्ड धारक ने चिढ़ाते हुए कहा, शायद जिसने ये सील्ड आर्टिफैक्ट की जानकारी लिखी थी वह पहले ही अपनी मानसिक स्थिरता खो चुका था और सिटी ऑफ एग्जाइल्स मोरोरा की कल्पना कर बैठा। शायद वह पहाड़ों में बसा एक विशाल कारागार है जिसकी निगरानी पहरेदार करते हैं। वे ऐसे संसाधन उपलब्ध कराते हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से हासिल नहीं किया जा सकता और बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे रहते हैं। शायद मोरोरा वास्तव में एक कल्पित सिटी ऑफ एग्जाइल्स है, फिर भी किसी विचित्र तरीके से वह पहले से ही अस्तित्व में है। पहली और तीसरी अटकलों को केवल इसलिए बेतुका या अतिशयोक्तिपूर्ण मानकर खारिज मत करो। जब ग्रेड जीरो सील्ड आर्टिफैक्ट्स की बात आती है तो बहुत सी चीज़ें सामान्य समझ और अंतर्ज्ञान से परे होती हैं, खासकर जब हम 001 की बात कर रहे हों। व्यक्तिगत रूप से मुझे पहली अटकल पसंद है। उसमें एक अद्भुत कल्पनात्मक सुंदरता है। एक पागल कीपर सील्ड आर्टिफैक्ट की जानकारी लिखता हुआ, भ्रम और बकवास से भरा और उसे ही वास्तविकता मानता हुआ। लेकिन सच क्या है? वह कहाँ चला गया? क्या वह अब अपनी जगह पर मौजूद ही नहीं है? ये पढ़ते ही लूमियन को एक अस्पष्ट सा सिहरन भरा एहसास हुआ और उसके रोंगटे खड़े हो गए। मैडम मैजिशियन ने भयानक संभावनाओं का वर्णन किया था। इसके अलावा उसने सहज सी लगने वाली रेखाओं, तेज वर्णनों और सवालों की बौछार के साथ एक ऐसी शांति और विकृति का माहौल बनाया जो नसों को चरम पर पहुंचा देता था। इस पर लंबे समय तक विचार करना किसी को भी पागलपन की कगार पर पहुंचा सकता था। क्या यह मौजूदा ज्यादातर बेस्ट सेलिंग लेखकों से बेहतर नहीं है डरावनी कहानियां गढ़ने में? लूमियन ने अपने मेजर आर्केना कार्ड धारक की आलोचना की। सिर हिलाते हुए उसने 001 और सिटी ऑफ एग्जाइल्स को अपने मन के किसी कोने में धकेल दिया। उसे डर था कि इस पर ज्यादा सोचने से वह पागल हो सकता है। यह असंभव भी नहीं था। लूमियन ने ये जानकारी पढ़ने के बाद से नींद नहीं ली थी। हालांकि वह हर सुबह 6 बजे शरीर के रीसेट का सहारा लेकर थकान कम करता था, फिर भी कभी कभी उसे पहाड़ों की गहराइयों से आती हुई, वर्णन से परे और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाजें सुनाई देती थीं। लूमियन ने सांस छोड़ी और पत्र पढ़ना जारी रखा। ठीक है, मैं तुम्हें और नहीं डराऊंगी। संक्षेप में, जब तक तुम सच में 001 का सामना नहीं करते, किसी भी अटकल या संभावना को यूं ही खारिज मत करना। तुम्हारे द्वारा बताई गई श्रवण भ्रमों की मैंने पुष्टि की है। ये 001 की जानकारी में गहराई से उतरने से उत्पन्न हल्का सा करप्शन है। कुछ अस्तित्व केवल उनके नाम जानने मात्र से ही करप्शन फैला सकते हैं, उनके कोड नेम की जगह। सौभाग्य से तुम्हारी किस्मत उस लंबे नाम वाले व्यक्ति से जुड़ी हुई है। किसी हद तक यह एंजल का दर्जा होने जैसा है। इसके अलावा तुम पर मिस्टर फूल की सील, ब्लड एम्परर की ऑरा और अन्य उच्च स्तरीय तत्व मौजूद हैं। इसी कारण तुम्हें केवल हल्का श्रवण भ्रम और बुलावे का एहसास हुआ। तुम अचानक पागलपन और अतिवाद में नहीं डूबे, न ही किसी रात खजाने की तलाश में पहाड़ों की ओर निकलकर गायब हो गए। मैडम मैजिशियन डरावनी कहानियां बुनने में आनंद लेती है। वह संक्षिप्त व्याख्याओं को भी संभावित परिदृश्यों में फैलाने पर जोर देती है। लूमियन अपने मेजर आर्केना कार्ड धारक के साथ लंबे समय से पत्राचार करते हुए उसकी भाषा और लेखन शैली से भली भांति परिचित हो चुका था। मुझे तुम्हें याद दिलाने दो कि तुम किसी हद तक एंजल जैसे हो, फिर भी तुम उच्च सीक्वेंस से जुड़े करप्शन का शिकार नहीं बनोगे। यही बात तुम्हें अलग बनाती है। इसी वजह से तुम कई विचित्र स्थानों में जा सकते हो, इसलिए कुछ अस्तित्व इसका फायदा उठाना चाहते हैं। सावधान और सतर्क रहो और लगातार स्वयं की जांच करते रहो। वैसे मिस जस्टिस और जजमेंट तुम्हारा आभार व्यक्त करते हैं। 001 और वर्मंडा साउरॉन के ठिकाने की जानकारी ने उन्हें मिस्टर फूल के शयन से पहले सौंपे गए एक मिशन को पूरा करने में मदद की। इसलिए इस बार इनाम विशेष रूप से उदार है। तुम्हारी चिंताएं वाजिब हैं। अगर तुम शुरुआती सुराग चूक जाते हो, चाहे वह बाढ़ हो, मैड लेडी हो या अप्रैल फूल्स के अन्य प्रमुख सदस्यों द्वारा छोड़े गए निशान, तो उसके सुराग से ज्यादा जाल होने की संभावना है। बेशक जाल भी कुछ जानकारी दे सकते हैं। जब तक तुम उससे जुड़े खतरे को सहन कर सकते हो, तुम उस जाल के निर्माता को उजागर कर सकते हो। याद रखना, यह मेरा नाम है। इसमें दूसरों से रहस्यों को छिपाने की शक्ति है। द किंग ऑफ येलो एंड ब्लैक मिस्टर फूल का एक उपनाम है। कॉस्मिक ट्रैवलर और दुनिया का इतिहास लिखना अद्भुत लगता है। क्या वह सच में बाइबल में वर्णित एंजल ऑफ स्टार्स हो सकती है?
जब लूमियन ने इसे याद किया तो उसने देखा कि ऑनरिफिक नेम धीरे धीरे मिटता जा रहा है, मानो शून्य द्वारा निगल लिया गया हो। पत्र के अंत में मैडम मैजिशियन ने जोड़ा, माइना आकेना, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, माम हर्मट के अधीन कुछ महीनों पहले एक विशेष कार्य के लिए फेनेपोर्टा गया था। जब तुम वहां पहुंचो, अगर तुम्हें सहायता या जानकारी की जरूरत हो तो तुम उससे संपर्क कर सकते हो। उसका मैसेंजर है एक विचित्र प्राणी जो दुनिया के ऊपर भटकता है, एक हाफ फेरी जो सुरों वाली तारों से खेलता है, एक मैसेंजर जो केवल नाइट ऑफ सॉर्ड से संबंधित है। हाफ फेरी। लूमियन ने ऐसे स्पिरिट वर्ल्ड प्राणियों की जानकारी सरसरी तौर पर पढ़ी थी, मुख्यतः किसी उपयुक्त कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर को चुनने के लिए। उसने विवरण में गहराई से नहीं पढ़ा था, इसलिए याद करना मुश्किल था। साथ ही उसने देखा कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स के मैसेंजर का इनकैंटेशन पारंपरिक प्रारूप से अलग था। शायद ये डर था कि दुश्मन सही 3 पंक्ति विवरण को समझकर मैसेंजर को बुला लें और उस पर हमला करें। फिर भी अ मैसेंजर दैट बिलोंग्स सोली टू द नाइट ऑफ सॉर्ड्स जैसी सीमित पंक्ति के साथ दूसरी पंक्ति में किसी ऐसे प्राणी का वर्णन होना जरूरी नहीं था जो इंसानों के अनुकूल हो। हालांकि चूंकि वह नाइट ऑफ सॉर्ड्स का मैसेंजर बन सकता था, इसलिए उसे परोक्ष रूप से इंसानों के अनुकूल माना जा सकता था। लूमियन ने मैडम मैजिशियन के पत्र को शुरू से अंत तक फिर से पढ़ा, सावधान रहते हुए कि उसकी गूढ़ बातों में छिपी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी न छूट जाए। अचानक शयनकक्ष के दरवाजे पर दस्तक गूंजी। लूमियन ने ऊपर देखा और दरवाजा चरमराता हुआ खुला। लुडविग ने अपना गोल-मटोल सिर बाहर निकाला और उनींदी आवाज में कहा, मुझे भूख लगी है। तुम्हें खाना बनाना चाहिए। क्या तुमने अभी अभी ढेर सारा केक और क्रैकर्स नहीं खाया? लूमियन के होंठ फड़क उठे। लुडविग ने गंभीरता से जवाब दिया, वह डिजर्ट है, मैकोस नहीं। चुपचाप। उसने होंठ चाटे। और फिर तुम्हारे खाना बनाने का हुनर काफी बढ़िया है और वे डिशेस काफी अनोखी होती हैं। जब घर में शेफ हो तो मैं कच्चा बीफ, सख्त ब्रेड और ताज़ा खरीदे आलू पर समझौता नहीं करना चाहता। लड़के का भाव विनती भरा हो गया। लूमियन हंस पड़ा। खुद क्यों नहीं बनाते? मैं थोड़ा ठीक हो जाऊं तभी खुद पका सकता हूं, लुडविग ने अनजाने में कहा, फिर लहजा बदलते हुए बोला, मैं अभी बच्चा हूं। तुम सच में मुझसे किचन में खाना बनवाना चाहते हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं नाइफ से कट जाऊं या जल जाऊं? मुझे बस डर है कि तुम नाइफ ही न खा जाओ। थोड़ा ठीक होने के बाद पकाने का क्या मतलब है? क्या शेफ तुम्हारी मौजूदा सीक्वेंस की शक्ति से ऊंचा रैंक है? शेफ बने बिना खाना नहीं बना सकते। लूमियन ने दरवाजे की चौखट से टिके लुडविग को देखा, जो उम्मीद भरी भूरी आंखों से उसकी ओर देख रहा था, और उसे ये दृश्य अचानक जाना पहचाना लगा। अतीत में वह भी इसी तरह अपनी बहन और से विनती करता था। लूमियन ने आह भरी और खड़ा हो गया। मैं सिर्फ 3 मील्स के लिए जिम्मेदार हूँ। बाकी समय डेजर्ट, ब्रेड और कोल्ड डिशेस से काम चलाओ। मुझे परेशान मत करना। कहते हुए वह शयनकक्ष से निकलकर किचन में चला गया। स्टेक को पैन फ्राई करने के बाद लूमियन ने उसे उठाया और लापरवाही से उछाल दिया। लुडविग ने कुशलता से उसे पकड़ा, कुछ ही कौरों में फाड़ा और अपने पेट में ठूंस लिया। ये देखकर लूमियन अंदर ही अंदर मुस्कुराया। उसे लगा कि यह लड़का उससे भी ज्यादा अजीब है जितना वह कभी हुआ करता था। अंडरग्राउंड 3 में एक क्वेरी केव के भीतर लूमियन वेदी के सामने खड़ा था। उसके चारों ओर हाल ही में हटाई गई स्पिरिचुअलिटी की दीवार थी। उसने कंट्रैक्टी समनिंग रिचुअल पूरा कर लिया था और 2 नई कंट्रैक्टेड एबिलिटीज हासिल की थीं। अब वह फ्रैंका और अन्य लोगों के आने का इंतजार कर रहा था, ये देखने के लिए कि कौन सफलतापूर्वक मैसेंजर हासिल कर पाएगा। इन एबिलिटीज में से एक शैडो ट्रांसफॉर्मेशन थी। इससे लूमियन सचमुच एक शैडो में बदल सकता था, उसमें घुलकर छिप सकता था और चुपचाप आगे बढ़ सकता था, एक ऐसा कौशल जो उसमें अभी तक नहीं था। हालांकि ऐसी एबिलिटीज कंट्रैक्टीज के मिस्टिसिज्म ज्ञान में मौजूद थीं, लूमियन ने इन्हें मैडम मैजिशियन द्वारा दी गई स्पिरिट वर्ल्ड क्रिएचर जानकारी से प्राप्त करना चुना। इससे इनेविटेबिलिटी के बस्टोर्ड को उसके संभावित नकारात्मक प्रभावों का पता नहीं चल पाता। आखिरकार लूमियन ने लॉन्ग शैडो नामक स्पिरिट वर्ल्ड क्रिएचर से कंट्रैक्ट किया। उसने 6 सर्विंग्स ताज़ा गाय और भेड़ के मांस की बलि दी, जिसके बदले उसे यह एबिलिटी मिली जिससे वह सामान्य इंसानों की तुलना में धूप के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया। ये वैम्पायर्स की तरह धूप से घृणा करने जितना गंभीर नहीं था। लूमियन इसे अपनी एसेटिक सहनशक्ति से झेल सकता था। दूसरी एबिलिटी बॉटल ऑफ फिक्शन थी। पाड्रे द्वारा प्रदर्शित इस अनोखी और उपयोगी क्षमता ने लूमियन को आकर्षित किया था। ये दुश्मन को प्रभावी ढंग से अलग थलग कर सकती थी, एक छिपा हुआ स्थान बनाकर जहां दूसरा पक्ष भाग नहीं सकता था और केवल बॉटल के मुंह से ही बाहर आ सकता था। इसमें ट्रैप्स भी जोड़े जा सकते थे। चूंकि कोई स्पिरिट वर्ल्ड क्रिएचर यह एबिलिटी प्रदान नहीं कर सकता था, लूमियन ने फैंटेसी फेस नामक प्राणी को बुलाया और मजबूत स्पिरिचुअलिटी वाले रक्त की एक बोतल देकर कंट्रैक्ट पूरा किया। ये रक्त सीक्वेंस 7 से ऊपर के किसी बियॉन्डर या किसी संबंधित बियॉन्डर क्रिएचर का होना चाहिए था। लूमियन स्वाभाविक रूप से अपना खून उपयोग नहीं करना चाहता था, क्योंकि फैंटेसी फेस को बलि देने से वह धीरे धीरे एक मॉन्स्टर में बदल सकता था।
इसके बजाय उसने मैडम मैजिशियन द्वारा गार्डनर मार्टिन की लाश से निकाला गया रक्त इस्तेमाल किया, जो रीपर के एक सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट में से था। वह काफ़ी मात्रा में उपलब्ध था। इसका संबंधित डाउनसाइड लालच की एक हल्की सी छाप था। कुछ ही देर में फ्रैंक, जेना और एंथनी एक एक करके क्वेरी केव में पहुंचे। 502 मैसेंजर रिचुअल। एंथनी वेदी को घूर रहा था। मोमबत्ती की झिलमिलाती रोशनी उसके चेहरे पर परछाइयां डाल रही थी। उसने मैसेंजर रखने को लेकर अपनी चिंताएं और अनिश्चितताएं व्यक्त कीं। उसके मिस्टिसिज्म ज्ञान के अनुसार मैसेंजर्स दुर्लभ होते हैं। केवल कुछ विशेष पाथवेज के बियॉन्डर्स एक निश्चित सीक्वेंस पर या गॉडहुड वाले उच्च स्तरीय बियॉन्डर्स ही ऐसे विशेष कंट्रैक्टेड क्रीचर्स रखते हैं जिन्हें कभी भी बुलाया जा सकता है और जिन्हें दूसरे लोग भी समन कर सकते हैं। फ्रैंक मुस्कुराए और उसे आश्वस्त किया, दूसरे बियॉन्डर्स शायद न कर पाएं, लेकिन हमारे पास अब भी मौका है। मैसेंजर रखने के लिए 3 शर्तें होती हैं। पहली, तुम्हें स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर्स की समझ होनी चाहिए, कौन से मैसेंजर बन सकते हैं, उनके गुण क्या हैं, और सही समनिंग के लिए इनकैंटेशंस कैसे बनाई जाएं। दूसरी, उस स्पिरिट वर्ल्ड क्रिएचर को समनिंग स्वीकार करनी चाहिए और मैसेंजर बनने का कंट्रैक्ट अस्वीकार नहीं करना चाहिए। तीसरी, एक विशेष अनडेड कंट्रैक्ट और एक डेटी का साक्षी होना चाहिए जो दोनों पक्षों को बांध दे और उनकी जिम्मेदारियां स्पष्ट करे। देखो, इन तीनों में पाथवेज या सीक्वेंसेस पर कोई सीधा प्रतिबंध नहीं है, केवल छिपे हुए प्रतिबंध हैं और उन्हें पार करने के तरीके भी हैं। साधारण बियॉन्डर्स के लिए पहली शर्त सबसे कठिन होती है। आमतौर पर उन्हें स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर्स की गहरी समझ नहीं होती। किसी को समन करना उन्हें डर से कांपने पर मजबूर कर देता है। डर की इनकैंटेशन किसी ऐसे मॉन्स्टर को न बुला ले जो उनके परिवार को नुकसान पहुंचा दे। समय के साथ वे अपने पूर्वजों के अनुभवों पर निर्भर होकर कुछ भरोसेमंद समनिंग इनकैंटेशंस इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर का मैसेंजर से कोई लेना देना नहीं होता। हम अलग हैं। टैरो क्लब के सदस्य होने के नाते हमारे पास मैडम मैजिशियन है जो स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर्स की विशेषज्ञ है। सील के पास उनके बारे में ढेर सारी जानकारी है। मैडम मैजिशियन ने 30 ऐसे स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर्स चुने हैं जो मैसेंजर बनने के लिए उपयुक्त हैं, जिनमें से कुछ मिड सीक्वेंस बियॉन्डर के मैसेंजर बनने की इच्छा रखते हैं। इससे हम सबसे बड़ी बाधा को पार कर सकते हैं। वरना स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर्स की यात्रा गति पर विचार करो। कुछ मैसेंजर्स दक्षिणी इंडीज से त्रियर तक कुछ ही मिनटों में पहुंच सकते हैं। कुछ को 10 मिनट से आधा घंटा लगता है, जबकि कुछ को आधा दिन या पूरा दिन भी लग सकता है। बिना जानकारी के ऐसा मैसेंजर साइन करना जिसे इतनी दूरी तय करने में आधा साल या 1 साल लगे, बेकार है। मेरा नाम अब सील डूबवा नहीं है, लूमियन ने फ्रैंका को याद दिलाया। फ्रैंका ने खोखली हंसी हंसी, बस मुंह की आदत है। जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तुम्हारा नाम सील था। महीनों से मैं तुम्हें यही बुला रही हूं। वह आगे बोली, दूसरी शर्त को पार करने का भी हमारे पास तरीका है। कॉप्स कलेक्टर जैसे पाथवेज के बियॉन्डर्स जो अनडेड और स्पिरिट वर्ल्ड के अन्य प्राणियों से जुड़े होते हैं, उन्हें समनिंग के लिए राजी कर सकते हैं। तब मैसेंजर कंट्रैक्ट करना संभव हो जाता है। स्पिरिट गाइड की सीक्वेंस पर वे अर्ध बलपूर्वक किसी पसंदीदा लक्ष्य को अपना मैसेंजर भी बना सकते हैं। ऐसे विशेषताओं के बिना आमतौर पर केवल स्टेटस के जरिए दबाव डालकर ही काम लिया जाता है। जहां तक हमारा सवाल है, हम मिस्टर फूल का अनुसरण करते हैं। तुम सबने चर्च की बाइबल सुनी है, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि मिस्टर फूल स्पिरिट वर्ल्ड को नियंत्रित करने वाले महान शासक हैं। सख्ती से कहें तो वे स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर्स उनके अधीन हैं। टैरो क्लब के सदस्यों के रूप में स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर्स को समन करना और उनसे मैसेंजर कंट्रैक्ट करना निश्चित रूप से कहीं आसान है, खासकर लूमियन के लिए जिसके पास मिस्टर फूल की शक्ति है। क्या तुमने कभी उसे स्पिरिट वर्ल्ड क्रिएचर समन करने में असफल होते देखा है? ज्यादा से ज्यादा ये धुंधला होता है, जो आता है वह वही नहीं होता जो वह चाहता है। तीसरी शर्त के लिए मैडम मैजिशियन ने लूमियन को मैसेंजर्स के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया एक अनडेड कंट्रैक्ट दे दिया है। गवाह डेथ होना चाहिए, लेकिन उसे अंडरवर्ल्ड या अनडेड डोमेन के किसी एंजल से बदला जा सकता है। और मिस्टर फूल के सिंहासन के पास एक एंजल ऑफ डेथ है, वह अंडरवर्ल्ड का कौंसल है। असल में मुझे नहीं लगता कि मिस्टर फूल का ऑनरिफिक नेम सीधे इस्तेमाल करना कोई समस्या होगी। क्या स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर्स उस महान शासक के आदेशों का पालन नहीं करेंगे जो स्पिरिट वर्ल्ड को नियंत्रित करता है? मैडम मैजिशियन से मिली जानकारी में अंडरवर्ल्ड को लक्ष्य करने वाला 4 पंक्ति विवरण था जो गवाह के रूप में उपयुक्त था। जेना और एंथनी ने मिस्टिसिज्म का ज्ञान ध्यान से आत्मसात किया, ये समझते हुए कि यह साधारण समनिंग रिचुअल्स की कई समस्याओं की व्याख्या करता है। जब फ्रैंकर ने अपनी शिक्षण भूमिका पूरी की, लूमियन ने स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर्स की चुनी हुई जानकारी का एक ढेर निकाला और जेना की ओर देखा। तुम पहले। जेना ने भ्रम और आश्चर्य से अपनी ओर इशारा किया। मैं। लूमियन हंसा। मेरी सफलता की संभावना तुम्हारे बराबर ही होगी, लेकिन मेरे ऊपर बहुत सी उलझी हुई चीजें हैं।
मुझे डर है कि इससे कोई अनोमली हो सकती है और आज रात के बाकी प्रयास बिगड़ सकते हैं, इसलिए मैं आखिरी रहूंगा। जेना ने उसकी बात पर विचार किया और सहमत हो गई। धीरे धीरे बुदबुदाते हुए उसने दस्तावेज लिया और उस पृष्ठ पर पहुंची जिसे उसने पहले चुना था। उसमें एक स्पिरिट वर्ल्ड क्रिएचर का विवरण था जिससे वह अपेक्षाकृत परिचित थी, रैबिट ऑफ नॉलेज। हालांकि यह कोई साधारण रैबिट ऑफ नॉलेज नहीं था, इसने कुछ विशिष्ट ज्ञान को आत्मसात किया था और विशेष म्यूटेशन से गुजरकर मैसेंजर बनने योग्य बन गया था। जेना को रैबिट ऑफ नॉलेज के प्रति सकारात्मक भावना थी। उसे वह मित्रवत और इंसानों की मदद के लिए तैयार लगा, इसलिए शुरुआत से ही यह उसकी पहली पसंद थी। इसके अलावा उसका भोला सा रूप उसे और भी आकर्षक बनाता था। जानकारी का पृष्ठ उठाकर जेना वेदी में प्रवेश कर गई। फ्रैंकर की शिक्षाओं और विचपोषण से मिले मिस्टिसिज्म ज्ञान को याद करते हुए उसने तेजी से रिचुअल सिल्वर डैगर को पवित्र किया और स्पिरिचुअलिटी की दीवार बनाई। सभी तैयारियां पूरी करने के बाद जेना 2 कदम पीछे हटी, मोमबत्ती की लौ पर ध्यान केंद्रित किया और एंशिएंट हर्मीज में एक संक्षिप्त और दृढ़ शब्द बोला, मैं। फिर उसने हर्मीज में कहा, मैं अपने नाम से समन करती हूँ। एक खरगोश आकार की स्पिरिट जो अनफाउंडेड के इर्द गिर्द भटकती है, एक मित्रवत प्राणी जिससे संवाद किया जा सकता है, ज्ञान का पीछा करने वाला एक रनर। इस संशोधित इनकैंटेशन में मूल वीकलिंग को रनर से बदला गया था ताकि विशेष रैबिट ऑफ नॉलेज को दर्शाया जा सके। मोमबत्ती की लौ अचानक गहरे हरे रंग में बदल गई और मानव सिर के आकार तक फैल गई। गहरे हरे प्रकाश से एक पारदर्शी खरगोश जैसा प्राणी उभरा। अन्य रैबिट्स ऑफ नॉलेज से अलग, इसकी आंखों में बुद्धिमत्ता की चमक थी और इसके हाथ में नारंगी लाल आवरण वाली एक धुंधली किताब थी। इसके पैर शक्तिशाली थे जो उसके दौड़ने में निपुण होने का संकेत देते थे। पहली ही कोशिश में सफल समनिंग से जेना अपनी खुशी नहीं रोक पाए। थोड़ी घबराहट के साथ उसने एंशिएंट हर्मीज में प्राणी से पूछा, क्या तुम मेरे मैसेंजर बनना चाहते हो? उस म्यूटेटेड रैबिट ऑफ नॉलेज ने एंटिसियन में पूछा, क्या तुमने कभी मेरी जाति को मूर्ख या बेवकूफ कहा है? नहीं, जेना ने ईमानदारी से जवाब दिया। मैं कभी कभी गाली देती हूँ लेकिन वह किसी के लिए नहीं होती। वह बस मेरी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। कभी कभी लूमियन ने भीतर ही भीतर जेना का मजाक उड़ाया। हालांकि यह शायद सिर्फ औपचारिकता थी। नाम लेकर गाली न देने का उत्तर काफी था। वह पूरी तरह सच था या नहीं, या शायद मायने नहीं रखता था। खरगोश ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हें मुझे भुगतान करना होगा। हर बार जब तुम मुझे समन करोगी, तुम्हें मुझे एक किताब या समान मूल्य का ज्ञान देना होगा। तुम इसे सीधे मुझे दे सकती हो या उस व्यक्ति पर डाल सकती हो जो तुम्हें लिख रहा है। इतनी आसानी से मान गया। अगर मैंने पहले कभी इसे गाली दी होती तो क्या मैं इसे मैसेंजर के रूप में समन नहीं कर पाती? वैसे भी अब तो मैं इसे समन नहीं कर सकती। शायद केवल एक ही विशेष रैबिट ऑफ नॉलेज है जो म्यूटेशन के बाद मैसेंजर बनने में सक्षम है। लूमियन जानता था कि इससे निपटना आमतौर पर आसान होता है, लेकिन उसने इतनी सहजता की उम्मीद नहीं की थी। जेना ने वेदी के किनारे रखी जानकारी पर नजर डाली और एक नोटिस देखा, तुम रैबिट ऑफ नॉलेज को जो ज्ञान खिलाती हो वही उसके भविष्य का निर्धारण करेगा। क्या ज्यादा पोस्टमैन संबंधित किताबें पढ़ने से मैसेंजर के रूप में इसकी जागरूकता और क्षमताएं बढ़ेंगी? जेना ने मन ही मन सोचा और बोली, कोई समस्या नहीं। चलो कंट्रैक्ट साइन करते हैं। मैडम मैजिशियन द्वारा दिए गए टेम्पलेट के अनुसार उसने वेदी पर रखे गहरे लाल फाउंटेन पेन से पीले भूरे गोटस्किन पर तेजी से कॉन्ट्रैक्ट लिखा जिसमें तय किया गया पारिश्रमिक दर्ज था। कॉन्ट्रैक्ट एंशिएंट हर्मीज में लिखा गया था और हर शब्द प्रकृति तथा स्पिरिट वर्ल्ड की शक्तियों से गूंजता प्रतीत हो रहा था। जेना ने अपनी नियमित पढ़ाई और विचपोषण से मिले ज्ञान के सहारे इस बियॉन्ड भाषा को जल्दी समझ लिया था। कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ जेना ने अंडरवर्ल्ड से संबंधित मिस्टिसिज्म का विवरण भी लिखा। सभी मृत्यु का घर, स्पिरिट वर्ल्ड की गहराइयों में छिपा हेल, समस्त जीवों के क्षय का साक्षी, वह जो केवल डेथ के राज्य से संबंधित है। जैसे जैसे उसने लिखा, एंशिएंट हर्मीज के शब्द गहरे हरे रंग की लपटों में जलने लगे, मूल शब्दों सहित। लूमियन की पहले दी गई सलाह को याद रखते हुए जेना ने जानबूझकर एक क्लॉज जोड़ा जिसमें समनिंग इनकैंटेशन को इस प्रकार निश्चित किया गया, एक खरगोश आकार की स्पिरिट जो अनफाउंडेड के इर्द गिर्द भटकती है, ज्ञान का पीछा करने वाला एक रनर, अ मैसेंजर दैट बिलोंग्स सोली टू द 7 ऑफ कप्स। अब भी अपना असली नाम उजागर करने से सतर्क रहते हुए जेना ने उसका उपयोग नहीं किया। उसे डर था कि अगर कोई उसके मैसेंजर समनिंग इनकैंटेशन से परिचित हो गया तो भविष्य में उसकी असली पहचान सामने आ सकती है और उसके भाई जूलियन भी प्रभावित हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा जांचकर उसकी शुद्धता सुनिश्चित करने के बाद जेना ने अपना कोड नेम लिखा। गोटस्किन हवा में उठा और म्यूटेटेड रैबिट ऑफ नॉलेज की ओर उड़ गया। रैबिट ऑफ नॉलेज ने एक और फाउंटेन पेन उठाया और अपना नाम लिखा, चेसल सेवियो। तुम्हारा नाम है? लूमियन थोड़ा हैरान हुआ, वह भी स्पिरिचुअलिटी की दीवार के भीतर था। मैंने खुद किताब पढ़कर रखा है।
अब यही मेरा नाम है, रैबिट चेसल ने जवाब दिया। जैसे ही गोटस्किन पर मौजूद भयावह हरी लपटें आपस में मिलकर कंट्रैक्ट को राख में बदलने लगीं और उसे एक अदृश्य शक्ति में रूपांतरित कर दिया। जेना ने राहत की सांस ली और रैबिट चेसल से थोड़ी बातचीत की, फिर कहा, मैं अपने नाम से इस समनिंग को समाप्त करती हूँ। रैबिट चेसल स्पिरिट वर्ल्ड में लौट गया और फ्रैंक को उत्सुकता से देखती रही जब स्पिरिचुअलिटी की दीवार ढह गई और वह वेदी में प्रवेश कर गई। जेना की सहज सफलता ने उसमें आत्मविश्वास भर दिया था, हालांकि उसे एक शर्मनाक असफलता का सामना करना पड़ा। 503 पेनिटेंट। फ्रैंक ने 5 अलग अलग स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर्स को समन करने की कोशिश की। हालांकि समनिंग सफल रही, लेकिन कोई भी स्पिरिट वर्ल्ड क्रिएचर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर मैसेंजर बनने को तैयार नहीं हुआ। लगातार असफलताओं ने उसे गहरा आघात पहुंचाया और उसका खाली भाव उसके निराशा और झुंझलाहट को साफ दिखा रहा था। फिर भी उसने भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वह डटी रही और बाकी 24 स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर्स को समन करने लगी। स्थिति धीरे धीरे साफ हो रही थी। अगर सफलता मिलनी होती तो वह पहले कुछ प्रयासों में ही मिल जाती। जेना ने निराश फ्रैंक की ओर देखा। जब तुम्हारी सीक्वेंस ऊंची होगी तब फिर से कोशिश करना, फ्रैंक ने बड़बड़ाते हुए कहा। जब मैं ऊंची सीक्वेंस पर पहुंचूंगी तो शायद मिरर और मिरर वर्ल्ड से संदेश भेज लूंगी। फिर मुझे मैसेंजर की क्या जरूरत? डिमेनेस के आकर्षण से कोई स्पिरिट वर्ल्ड क्रिएचर क्यों नहीं लुभाता और मैसेंजर बनने को तैयार होता? लूमियन हंस पड़ा। मैंने स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर्स की जानकारी में कुछ ऐसा ही देखा है। क्या तुम कोशिश करना चाहोगी? हार मानने की अनिच्छा के बावजूद फ्रैंक व्यावहारिक थी। उसने गाली देते हुए कहा, छोड़ो, ऐसे स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर्स जरूर खतरनाक होंगे। उनके दिमाग में बस यही होगा कि किसी डिमेनेस को स्पिरिट वर्ल्ड में घसीट लें। एक पत्र पहुंचाना भी मेरे दोस्त को दुश्मन बना देगा। जब उसने देखा कि फ्रैंक शांत हो चुकी है, एंथनी रीड ने, जो रिचुअलिस्टिक मैजिक में भी नया था, अपनी कोशिश की। फ्रैंक की तरह उसे भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 5 प्रयासों में 2 समनिंग असफल रहे और 3 में कंट्रैक्ट नहीं बन पाया। लगता है अभी मैं मैसेंजर नहीं रख सकता, एंथनी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। फ्रैंक की भावनाएं काफी हद तक हल्की हो गईं। वह अकेली नहीं थी जो असफल हुई थी। तुम किसे समन करना चाहते हो? उसने उत्सुकता से लूमियन से पूछा। सबसे कूल वाले को। लूमियन ने बेपरवाही से रिचुअल सिल्वर डैगर को पवित्र किया और स्पिरिचुअल बैरियर फिर से बनाया। जलती हुई मोमबत्तियों की लौ पर ध्यान केंद्रित करते हुए वह एंशिएंट हर्मीज और हर्मीज के बीच बदलते हुए बोला, मैं अपने नाम से समन करता हूँ। एक ऐसा प्राणी जो दुनिया के ऊपर भटकता है, वह पेनिटेंट जो दर्द की लपटों से जागता है, अंधकार से भ्रष्ट हुआ एक मित्रवत व्यक्ति। ये समनिंग इनकैंटेशन मैडम मैजिशियन से मिली अनोखी जानकारी थी। ये सिर्फ स्पिरिट नहीं, बल्कि दुनिया के ऊपर भटकने वाला एक प्राणी था। बाद के विवरणों में मुलाकातें और विशेषताएं शामिल थीं, जिससे समनिंग और भी दिलचस्प बन गई। लूमियन को इस प्राणी का स्वभाव और शैली प्रभावशाली लगी और उसने इसे अपनी पहली कोशिश के लिए चुना। उसे ऐसा मैसेंजर चाहिए था जो पत्र पहुंचा सके और स्पिरिट वर्ल्ड में यात्रा कर सके। बाकी बातों से उसे फर्क नहीं पड़ता था। सबसे कूल क्यों न चुना जाए? जैसे ही इनकैंटेशन गूंजी, मोमबत्ती की लौ फैल गई और काले किनारों वाले गहरे हरे रंग में बदल गई। हर तेज झिलमिलाहट के साथ एक आकृति प्रकट हुई। वह एक लंबा, मानव जैसा अस्तित्व था जिसने गहरे काले वस्त्र पहन रखे थे, जो अटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च के पादरियों जैसे लगते थे। हालांकि उसका खुला चेहरा और अंग लंबे समय तक जलने के निशानों से भरे थे। सिर्फ हड्डियां और जला हुआ मांस बचा था। खाली आंखों की कोठरियों में काली लपटें जल रही थीं और अजीब चिपचिपी काली आग उसके चारों ओर मंडरा रही थी, जो उसे निरंतर पीड़ा दे रही थी। लूमियन ने पेनिटेंट को देखा और एंशिएंट हर्मीज में पूछा, क्या तुम मेरे मैसेंजर बनना चाहते हो? एंशिएंट फीसैक में उत्तर देते हुए, जो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट की कई भाषाओं का स्रोत है, पेनिटेंट ने एक शर्त रखी। अगर तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि मेरी वजह से तुम भी इसमें फंस जाओगे और धीरे धीरे अंधकार में डूबते जाओगे, तो मैं तुम्हारे लिए पत्र पहुंचा सकता हूं। कोई पारिश्रमिक नहीं, लेकिन छिपा हुआ खतरा। चूंकि मैडम मैजिशियन ने पेनिटेंट की जानकारी दी थी, इसका मतलब था कि मैं इसे झेल सकता हूं। लूमियन, जिसके ऊपर पहले से ही बहुत सा मिस्टिसिज्म कर्ज था, मुस्कुराया और बोला, यह इस पर निर्भर करता है कि तुम और अंधकार रस्साक्षी में कौन जीतता है। कोई समस्या नहीं। तुम्हें समन करने से पहले मैं मानसिक रूप से इसके लिए तैयार था। इस बार उसने संवाद के लिए एंशिएंट फीसैक का उपयोग किया। आखिरकार एंशिएंट हर्मीज का इस्तेमाल करते हुए इतनी लंबी बातचीत करना काफी झंझट भरा होता, क्योंकि उससे प्रकृति की शक्ति सक्रिय हो सकती थी। जल्द ही उसने कॉन्ट्रैक्ट लिखा और अंडरवर्ल्ड के प्रतिनिधि को गवाह के रूप में दर्शाने वाला 4 पंक्ति मिस्टिसिज्म विवरण दर्ज किया। भयावह हरी लपटों में घिरे एंशिएंट हर्मीज के शब्दों की रोशनी में लूमियन ने समनिंग इनकैंटेशन को इस रूप में निश्चित किया, एक ऐसा प्राणी जो दुनिया के ऊपर भटकता है, वह पेनिटेंट जो दर्द की लपटों से जागता है, अ मैसेंजर दैट बिलोंग्स सोली टू लूमियन ली।
लूमियन ने जेना और नाइट ऑफ सॉर्ड्स की तरह कोई कोड नेम नहीं अपनाया। आखिरकार जो लोग उसके मैसेंजर के बारे में जानते होंगे वे यह नहीं जानते होंगे कि वह टैरो क्लब का माइना आर्केना कार्ड होल्डर है। यह एक अनुभवी जासूस का आत्मसंयम था और लूमियन ली का नाम और पृष्ठभूमि ज्ञात होना उसे नुकसान नहीं पहुंचाता था। अपना नाम लिखते ही लूमियन ने देखा कि पीले भूरे गोटस्किन काले वस्त्र पहने पेनिटेंट की ओर उड़ गया। पेनिटेंट ने अपना नाम लिखा, बेनफेल। भयावह हरी लपटें आपस में उलझी, कंट्रैक्ट को भस्म कर स्पिरिट वर्ल्ड में मिला दिया। अपने नए मैसेंजर को लेकर उत्सुक होकर लूमियन ने पेनिटेंट बेनफेल से पूछा, तुम किस बात का प्रायश्चित कर रहे हो? लेकिन बेनफेल मौन रहा और एक चिपचिपी काली लौ उसके शरीर से उतरकर मिट्टी में समा गई। लूमियन के लगातार सवालों के बावजूद बेनफेल चुप ही रहा। लूमियन हंसा और बोला, बहुत बढ़िया। सभी हेयरड्रेसर्स को तुमसे सीखना चाहिए, और समनिंग समाप्त कर दी। जब उसने स्पिरिचुअलिटी की दीवार हटाई, फ्रैंकर ने उसे नाराज नज़र से देखा। तुम पहली ही कोशिश में सफल हो गए। मैं पहली ही कोशिश में सफल हो गया। लूमियन के चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं थी, मानो वह किसी साधारण बात पर बोल रहा हो। हैरान और अपनी असफलताओं को छोड़ न पाने वाली फ्रैंकर ने पूछा, क्यों? एंथनी और मैं स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर्स में लोकप्रिय क्यों नहीं हैं? क्यों? ये कहना पड़ेगा कि डिमनेस ऑफ प्लेजर वाकई आकर्षक थी। फ्रैंकर को इस हालत में देखकर असेटिक लूमियन का मन हुआ कि वह उसके पास जाए, दायां हाथ उठाए और उसके माथे पर एक टकली मारे। उसे छेड़ने का मन हो रहा था। उसने कुछ पल सोचा, मुझे लगभग कारण समझ में आ गया है। टैरो क्लब का माइना आर्केना कार्ड होल्डर होने से विशेष स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर्स को समन करने की हमारी संभावना बढ़ जाती है। यहाँ तक कि एंथनी जैसा साइकियाट्रिस्ट भी अपनी पहली रिचुअलिस्टिक मैजिक में कई बार सफल हुआ। लेकिन उनकी कृपा या आज्ञाकारिता पाने के लिए तुम्हें या तो उच्च स्तर, कोई विशेष पाथवे, या मिस्टर फूल से संबंधित कुछ चाहिए। जैसे जेना के पास लकी गोल्ड कॉइन है और मेरे पास मिस्टर फूल की शक्ति। अचानक लूमियन को एहसास हुआ, अगर यही कारण है तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जिसके पास भी मैसेंजर है, क्या उसके पास भी कुछ ऐसा ही है? समझ गई, फ्रैंकर ने कहा, और आत्मविश्वास वापस आ गया। उसमें कोई कमी नहीं थी, बस उसके पास प्रॉप नहीं था। फिर उसने जेना की ओर देखा, ये सोचते हुए कि क्या वह लकी गोल्ड कॉइन उधार लेकर मैसेंजर कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर सकती है। आखिरकार फ्रैंकर ने यह विचार छोड़ दिया। ओनरशिप और लोनिंग के बीच मिस्टिसिज्म का बड़ा अंतर था। उसे डर था कि भविष्य में बिना किसी अनोखे अवसर के उसे देकर फिर वापस लेने पर जेना इसे संभाल नहीं पाएगी। फ्रैंकर ने सांस छोड़ी और कुछ पूछने ही वाली थी कि लूमियन के चेहरे पर अजीब सी चुप्पी और हल्की उदासी दिखी। क्या हुआ? फ्रैंकर ने चिंता से पूछा। कुछ नहीं, लूमियन ने सिर हिलाया। उसे अचानक याद आया कि औरा भी कभी मैसेंजर चाहती थी। एंथनी ने लूमियन की ओर देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। जेना ने प्यूरिफायर्स के डीकन ऑन्बुलेम के प्राइड आर्मर खरीदने के प्रस्ताव की बात छेड़ी, जिससे लूमियन थोड़ी देर चुप रहा, फिर हंस पड़ा। मैं कुछ समय बाद फैसला करूंगा। प्राइड आर्मर के खतरे को समझते हुए भी लूमियन उसकी जबरदस्त शक्ति को स्वीकार करता था। वह डेमीगॉड स्तर से नीचे के सभी बियॉन्डर्स के लिए खतरा बन सकता था। अगर लोकी और अप्रैल फूल्स के अन्य प्रमुख सदस्यों को हराने के लिए उसे पहनना जरूरी हुआ, तो लूमियन बिना हिचकिचाहट इसके परिणाम भुगतने को तैयार था। जब तक वह उन सभी बदमाशों को खत्म नहीं कर देता या प्राइड आर्मर से भी ज्यादा शक्तिशाली नहीं बन जाता, लूमियन सील्ड आर्टिफैक्ट को छोड़ने वाला नहीं था। ठीक है, फ्रैंकर ने पूछा, क्या तुम कल्ट्रियर छोड़ रहे हो? नाव से जाओगे, स्टीम लोकोमोटिव से, या मैडम मैजिशियन से स्पिरिट वर्ल्ड के कोऑर्डिनेट्स लेकर टेलीपोर्ट करोगे? लूमियन हंसा, सब मुमकिन है। मैं कल तय करूंगा, देखते हैं किस्मत क्या तय करती है। फ्रैंकर बड़बड़ाई, तुम कब से इतने रहस्यमय बनने लगे? अपने 3 साथियों से विदा लेने के बाद लूमियन ने सिल्वर लाई ईयरिंग पहनी और चुपचाप अपने बालों का रंग और रूप बदल लिया। एवेन्यू डू मार्च से नीचे चलते हुए रू अनाची पहुंचा और ओबेज डू कॉक डॉ के अंडरग्राउंड बार में दाखिल हुआ। पिछली रात की तबाही के बावजूद बार में वही चहल पहल थी। नियमित ग्राहक अपनी अपनी जगहों पर थे, कुछ जोर से गा रहे थे, कुछ छोटे गोल मेजों के चारों ओर नाच रहे थे, और कुछ शराब को दांव पर लगाकर जुआ खेल रहे थे। अब काले कोट में चाली एक छोटे गोल मेज पर खड़ा उत्साह से चिल्ला रहा था, तुम लोग शायद नहीं जानते, लेकिन सील डुबवा और मैं दोस्त हैं। हम जीवन और मृत्यु से गुजर चुके हैं। देखो देखो, उसका बाउंटी अब 60,000 वर्ल्ड और हो गया है। कितनी बड़ी रकम है, मुझ पर कितना गर्व कर रहा है। लूमियन ने मन ही मन हंसते हुए बा पर बैठकर एब्सेंथ का गिलास मंगवाया। शोरगुल के बीच वह चुपचाप सुनता रहा और कड़वी शराब का स्वाद लेता रहा। गिलास पहुंचते हुए मालिक पवार नीसन ने नए चेहरे को देखा और मुस्कुराकर पूछा, क्या आप अभी अभी मार्केट डिस्ट्रिक्ट में आए हैं? हाँ, लूमियन ने गहरी आवाज में उत्तर दिया। पवार नीसन ने नरमी से कहा, आपके पास कोई कहानी लगती है? लूमियन ने आह भरी एमरल्ड ग्रीन एब्सेंथ का एक और घूंट लिया और आत्मा उपहास भरी मुस्कान के साथ बोला, मैं कोई खास नहीं हूं।
504 ब्रेकअप। एक पल में मेरे पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। वहीं रुकना संभव नहीं था। इसके अलावा ज्यादा देर रुकने से मेरे दोस्त को खतरा हो सकता था और उसकी मेहनत से कमाई गई दौलत भी दांव पर लग सकती थी। लुमियन ने फिर से एमरल्ड ग्रीन एब्सेंथ होठों से लगाया। बार के मालिक पवार्ड नीसन ने धीरे से उसका गिलास काउंटर पर रखा और आह भरी। वाकई दुर्भाग्यपूर्ण। लुमियन के होठों पर चालाक मुस्कान उभरी। ठीक है, मेरी कहानी खत्म। क्या एक ड्रिंक हाउस की तरफ से? पवार्ड, जिसकी पोनीटेल उसे कुछ हद तक कलाकार सा रूप देती थी, पल भर को चौंक गया। आधी रात से कुछ मिनट पहले काले कोट में चार्ली ने ओबेज डू कॉकडॉ के बेसमेंट बा से बाहर निकलकर अपने किराए के अपार्टमेंट की ओर कदम बढ़ाए। शरद ऋतु की रात के नीचे हल्की हवा चल रही थी, न ज्यादा ठंडी न ही तेज। हर सांस के साथ मानो शरीर और मन दोनों साफ हो रहे हों। चार्ली ने गहरी सांस ली। कमीना, फिर किस शराबी ने यहाँ पेशाब कर दी? हवा में फैली बदबू से चार्ली का मूड खराब हो गया। उसी पल आगे की परछाइयों से एक आकृति उभरी। सुनहरे काले बाल, नीली तीखी आंखें और बेहद आकर्षक चेहरा। वह सील डूबा था। क्या तुम त्रिय नहीं छोड़ चुके थे? चार्ली का दिल खुशी से भर गया। वह पूछने ही वाला था, लेकिन लगभग तुरंत ही उसने सील के चेहरे पर गहरी उदासी देखी, मानो उसकी आंखों में तूफान उमड़ रहा हो। चार्ली घबरा गया, उसके विचार दौड़ने लगे। सहज रूप से उसने कहा, मुझे बताना था। वह पूरा भी नहीं कर पाया था कि लुमियन उसके सामने आ गया और उसकी दाईं मुट्ठी चार्ली के चेहरे से टकराए। प्रहार से चार्ली की आंखों के आगे सुनहरे तारे नाचने लगे। वह लड़खड़ाकर पीछे गिरने लगा, संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता हुआ। लुमियन का चेहरा सख्त हो गया और उसने कहा, हमारी पिछली दोस्ती को देखते हुए इस बार मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये कहते हुए वह अपने काले जैकेट में मुड़ा और स्ट्रीट लैम्प्स की रोशनी से दूर एक अंधेरी गली की ओर बढ़ गया। अपना धड़कता हुआ चेहरा पकड़ते हुए चार्ली ने सील को छायाओं में गायब होते देखा। चिंता और गुस्से में उसने चिल्लाया, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाया। मैं तुम्हें कैसे बताता कि तुम वांटेड हो? लुमियन ने कोई जवाब नहीं दिया और गली में ओझल हो गया। वहीं खड़ा चार्ली अपनी गालियां रोक नहीं पाया। उसके भीतर झुंझलाहट और नाराजगी उमड़ आई। वह अचानक इतना बेवजह क्यों हो गया? इसमें मेरी क्या गलती कि वह वांटेड है? मैंने पूरी कोशिश की। मैं सिर्फ एक क्लार्क हूं, मेरी भी सीमाएं हैं। अगली सुबह चार्ली जैसे ही एग्लीस सेंट रॉबर्ट के अपने भूमिगत कार्यालय में पहुंचा और मीटलोफ के साथ बैठा, वह भी कॉफी बनाना ही शुरू करने वाला था कि उसने ऑन्गुलेम को देखा, भूरे डबल ब्रेस्टेड कोट में डीकन जो उसकी ओर आ रहे थे। सुप्रभात डीकन, चार्ली ने उत्साह से उठकर अभिवादन किया। ऑन्गुलेम की नज़र चार्ली के बाएं गाल पर पड़े नीले निशान पर गई। यह क्या हुआ? क्या किसी से झगड़ा हो गया? ओह नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक स्टैचू से टकरा गया। चार्ली अचानक घबरा गया और हाथ हिलाकर बात टालने लगा। शायद यह अजीब लगे, लेकिन शराबी लोग पागल हो जाते हैं। कोई सरकार गिराने की बात करता है, कोई अपनी उल्टी को गोमे क्यूजीन समझता है, और कुछ लोग भारी स्टैचूज को इधर उधर खिसकाने लगते हैं। मैं गलती से एक से टकरा गया। ऑन्गुलेम ने क्लार्क को शांत नज़र से देखा और संयमित स्वर में कहा, तुम्हारे झूठ में नज़ाकत की कमी है। क्या तुम्हें कंट्रैक्ट की वह क्लॉज याद है जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने से मना किया गया है? चार्ली का चेहरा सख्त हो गया, उसके होंठ कांपने लगे। वह सील है। सील डूबवा ने मुझ पर हमला किया। शायद वह इसलिए नाराज है क्योंकि मैं उसे पहले नहीं बता पाया कि हम उसे ढूंढ रहे हैं। ऑन्गुलेम ने चुपचाप सुना। थोड़ी देर बाद उसने कहा, ठीक है, यह अब एक सक्षम प्योरीफायर क्लार्क की बात लगती है। तुम उससे कहाँ मिले? ठीक ओबेज डू कॉकडॉ के बाहर एवेन्यू डूमाश की ओर जाने वाली पहली गली के पास, चार्ली ने घबराहट और चिंता के साथ जवाब दिया। ऑन्गुलेम ने और विवरण पूछे और फिर कहा, सील डूबवा की असली परिस्थितियां हमारी अपेक्षा से कहीं आगे निकल गईं, इसलिए हमने उससे जुड़े सभी फाइलों की जांच की। हमें पता चला कि तुम्हारा उससे काफ़ी करीबी रिश्ता है और वह सुज़ैना मैटाइज के बियॉन्ड मामले में भी शामिल था। जब हमने उसे उस मामले में जोड़ा तो ये स्पष्ट हो गया कि तुमने कई विवरण छिपाए थे। ये सुनते ही चार्ली का शरीर अकड़ गया, उसके माथे पर ठंडा पसीना उभर आया। मैं वह शब्द नहीं खोज पाया, मानो उसके सामने विनाश खड़ा हो। उसी समय ऑन्गुलेम ने पहल करते हुए पूछा, क्या सील ने तुम्हें ये जानकारी छिपाने के लिए मजबूर किया था? नहीं, जबरदस्ती नहीं थी, चार्ली ने तुरंत कहा, फिर जोर दिया, उसने मुझसे अनुरोध किया था। जैसा कि अपेक्षित था, एक अनुरोध। ऑन्गुलेम ने सिर हिलाया और सुज़ैना मैटाइज घटना के हर पहलू की जांच की। अपने मानसिक बचाव टूट जाने पर चार्ली ने प्योरीफायर डीकन को हर विवरण बता दिया। अपनी बात समाप्त करने के बाद ऑन्गुलेम ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे जैसे प्योरीफायर क्लार्क के लिए किसी मामले की महत्वपूर्ण जानकारी छिपाना आमतौर पर तुरंत बर्खास्तगी, अगर जेल नहीं तो उसका कारण बनता। हालांकि चार्ली ने इसके लिए खुद को तैयार कर लिया था, फिर भी ये शब्द उसके सिर पर हथौड़े की तरह पड़े। उसका शरीर डगमगा गया। वह कुछ कह पाता उससे पहले ही ऑन्गुलेम ने बात बदल दी। हालांकि तुम्हारा हालिया प्रदर्शन,
सराहनीय रहा है। तुमने मेहनत, समर्पण और अध्ययन के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि तुमने सील को जानकारी लीक नहीं की, जिससे उसकी तुमसे नाराजगी हुई। मार्केट डिस्ट्रिक्ट की इंक्विजिशन के डीकन के रूप में मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं फेंकना चाहता जिसने सच में दलदल से निकलने की कोशिश की हो और उसकी आखिरी उम्मीद कुचल दूं। प्योरीफायर क्लर्क बनने के बाद तुम्हारा रिकॉर्ड साफ रहा है और सुज़ैना मैटाइस की घटना भी वास्तविक है, इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं। मैं तुम्हें बाहर निकालकर सील से मरवाने या मदर ट्री ऑफ डिजायर के बस्टोर्ड के हाथों में वापस भेजने का इंतजार नहीं कर सकता, है न? तुम्हारी नौकरी समाप्त होगी, लेकिन तुम यहाँ इंटर्न रह सकते हो। तुम्हारा वेतन 6 महीने के लिए इंटर्न स्तर पर रहेगा। अगर इस अवधि में तुम अच्छा प्रदर्शन करते हो और कोई गलती नहीं करते तो तुम्हें दोबारा नियुक्त किया जा सकता है, अन्यथा तुम्हें तुरंत जाना होगा। सरल शब्दों में, तुम्हारी सज़ा 6 महीने की प्रोबेशन है। ये सुनते ही चार्ली को ऐसा लगा मानो वह नर्क में गिरकर फिर स्वर्ग में खींच लिया गया हो। आभार से भरा हुआ वह अपनी कुर्सी पर ढह गया, पूरी तरह थक चुका। ऑन्गुलेम के जाने के बाद चार्ली का दिमाग घूमने लगा, यादें आंखों के सामने तैरने लगीं। कुछ सेकंड बाद उसने दायां हाथ उठाया और खुद को एक जोरदार थप्पड़ मारा। झुंझलाहट और पछतावे में बुदबुदाते हुए उसने सोचो, कल रात बाह में मैं सील और अपनी दोस्ती पर डींग मार रहा था कि हम जीवन और मृत्यु से गुजरे हैं। अपने कार्यालय में लौटने के थोड़ी ही देर बाद ऑन्गुलेम को एक टेलीग्राम मिला। ये सेंट वीव कैथेड्रल के प्लेसी डेकार्ट की ओर से था, जो त्रियर डायसिस की देखरेख करते थे। कार्डिनल ने ऑन्गुलेम को सेंट वीव कैथेड्रल में चर्चा के लिए बुलाया। सेंट वीव कैथेड्रल चमकदार सीढ़ियां चढ़ते हुए गुंबद के पास एक छोटा सा कक्ष था, त्रियो में सूर्य के सबसे करीब स्थानों में से एक। सुनहरे धागों से सजी सफेद पोशाक में कार्डिनल प्लेसी यहीं अपने दिन बिताते थे, पवित्र प्रकाश में नहाए हुए। ऊंचे गालों और धूसर सुनहरे बालों वाला वृद्ध, उसका व्यवहार कठोर नहीं था, फिर भी एक दिव्य आभा ने सीधे आंख मिलाना असंभव बना दिया और कक्ष अजीब तरह से परछाइयों से रहित था। हाल की आपदा के दौरान अप्रत्याशित घटनाओं और खुफिया बाधाओं के कारण आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी आपने महत्वपूर्ण जानकारी पकड़ने और उसके बाद की व्यवस्थाओं को संभालने की क्षमता दिखाई। मार्केट डिस्ट्रिक्ट में पिछले वर्ष के दौरान आपके प्रदर्शन को हमने नज़रअंदाज नहीं किया, प्लेसी ने सौम्यता से प्रशंसा की। प्रेज द सन। ऑन्गुलेम ने हाथ फैलाकर प्रभु की महिमा का गुणगान किया। प्लेसी की संतुष्टि और गहरी हो गई। वर्तमान परिस्थितियों और आने वाले समय को देखते हुए हम त्रियर डायसिस के अंतर्गत सीधे 3 प्योरीफायर टीम स्थापित करना चाहते हैं। इससे विभिन्न बियॉन्डर घटनाओं को संभालने में लचीलापन मिलेगा। इस बिंदु पर कार्डिनल ने दुर्लभ मुस्कान दी। पिछले 6 महीनों से तुम काम में डूबे रहे हो। निजी तौर पर तुमने लेजर समय की कमी की चिंता जताई है। स्वयं को दोष मत दो, यह मानवीय है। त्रियर डायसिस के डीकन के रूप में तुम्हें अधिक लेजर मिलना चाहिए। तुम्हारी भूमिका उन मामलों को संभालने की होगी जो डिस्ट्रिक्ट्स के प्यूरीफायर्स की क्षमता या समय सीमा से बाहर हैं। बेशक इसमें जोखिम भी शामिल है, तुम्हें ये स्पष्ट रूप से समझना होगा। फ्रैन ऑयज सीक्वेंस 4 एक गुणात्मक परिवर्तन है। इंक्विजिशन में कई लोग सेंट्स बनने की आकांक्षा रखते हैं। यदि तुम उनसे आगे निकलना चाहते हो तो तुम्हें असाधारण योगदान देने होंगे। पहला कदम है बड़े डायसिस के अंतर्गत एक छोटी टीम का डीकन बनना। दूसरा, योगदान जुटाना और एक होली आर्टिफैक्ट धारण करना। तीसरा, सही अवसर की प्रतीक्षा करना। क्या तुम डीकन बनना चाहते हो? मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करता हूँ। लचीलापन, विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स के प्यूरीफायर्स से परे मामलों को संभालना, आमतौर पर मुझे काफ़ी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इतने महत्वपूर्ण मामले कैसे हो सकते हैं, मुझे नहीं पता गैंडाल्फ की अपोकलिप्टिक प्रोफेसी सच है या नहीं, लेकिन आत्म विकास में कोई हानि नहीं, ऑन्गुलेम ने संक्षेप में सोचा और उत्तर दिया, योर एमिनेंस। दाई विल बी डन। प्लेसी मुस्कुराए और बोले, डीकन के रूप में तुम्हें टीम के सदस्य चुनने होंगे। हाँ, योर एमिनेंस। ऑन्गुलेम ने फिर से हाथ फैलाकर सूर्य की प्रशंसा की। एग्लीस सेंट रॉबर्ट के भूमिगत कक्षों में लौटकर उसने मिक्स्ड ब्लड इम्रा को अपने कार्यालय बुलाया और त्रियर डायसिस टीम के बारे में बताया। क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? ऑन्गुलेम ने पूछा। इम्रा मुस्कुराया और बोला, क्या इसका मतलब है कि मैं अपनी सीक्वेंस आगे बढ़ा सकता हूं और ज्यादा वेतन कमा सकता हूं? मुझे कोई आपत्ति नहीं। सहमति देने के बाद मिक्स्ड ब्लड ने पूछा, अगला किसे चुने? ऑन्गुलेम 10 सेकंड से अधिक चुप रहा, फिर बोला, वैलेंटाइन जैसे लोगों पर विचार मत करना जिनकी पत्नी और बच्चे हैं। केवल अविवाहितों से संपर्क करना। सीधे कमान के तहत टीम होना सम्मान भी है और जोखिम भी। ऑन्गुलेम ने हल्की सी आह भरी और जोड़ा, खुशहाल परिवार वाला कौन सा प्योरीफायर अपने बच्चे को बढ़ते हुए देखने और जीवनसाथी के साथ समय बिताने की इच्छा नहीं रखेगा? ये बोझ हम जैसे अविवाहितों को ही उठाना चाहिए। 505 डिपार्चर। मार्केट डिस्ट्रिक्ट में सभी दोषियों को पकड़ने और बाकी को वांटेड लिस्ट में डालने के बाद ऑन्गुलेम को दुर्लभ लेजर मिला। उसने त्रियर डायसिस टीम के सदस्यों के चयन पर ध्यान केंद्रित किया।
उसने जल्दी से काम निपटाया और कार्टिए दिल कैथेड्रले कमेमोरेटिव में अपने किराए के अपार्टमेंट लौटकर तुरंत सो गया। ऑन्गुलेम सुबह तड़के पेट की गड़गड़ाहट से जागा। उसने सफ़ेद ब्रेड का एक टुकड़ा खाया, साथ में रखा जर्की, बटर और रेड वाइन लिया। कॉफ़ी टेबल पर पड़े बिना धुले बर्तनों को देखते हुए वह संतोष से मिनिचुराइज्ड एनालाइजर के सामने बैठ गया और रेडियो ट्रांसीवर चालू किया। इस समय टेलीग्राफ ग्रुप सबसे सक्रिय रहता था। अपनी उपस्थिति बताने के लिए एक टेलीग्राम भेजने के बाद ऑन्गुलेम ने एक तकिया खींचकर पीठ के पीछे रखा और दीवार से टिककर आराम से बैठ गया। जल्द ही क्लिक की आवाज़ों के बीच एनालाइजर ने एक टेलीग्राम उगल दिया। टेलीग्राम के हस्ताक्षर देखकर ऑन्गुलेम की भौं फड़क उठी। हिडन ब्लेड। उसने टेलीग्राम उठाया और जल्दी से पढ़ा। 007, तुम आखिरकार आ गए। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे अभी खबर मिली है कि जिन मिरर पीपल का हमने जिक्र किया था वे पिछले 10 वर्षों से त्रिय में घुसपैठ कर रहे हैं और असली लोगों की जगह ले रहे हैं। अनगिनत त्रिय निवासी अब मिरर पीपल हैं और कोई नहीं जानता कि उनका अंतिम लक्ष्य क्या है, लेकिन वह अच्छा नहीं हो सकता। मैं इन मिरर पीपल की जांच कर रहा हूँ। किसी भी समय तुम्हें नए सुराग दूंगा। पहले से ऐसे मामलों पर नजर रखना। ये पढ़कर ऑन्गुलेम ने गहरी सांस ली और धीरे से छोड़ी। अगली सुबह लुमियन एक 4 पहिया 4 सीटर किराए की गाड़ी में बैठा था। कार्मेला रंग के कोट में लुडवग लाल स्कूल बैग के साथ उसके बगल की सीट पर था। सामने लुगानो टोस्कानो बैठा था, घनी भौहें और बड़ी आंखें लिए, जिससे उसमें किसी प्रोटैगनिस्ट जैसी आभा झलक रही थी। एवेन्यू डू मार्श से बाहर देखते हुए लुमियन ने पाया कि दृश्य में ज्यादा बदलाव नहीं था। स्ट्रीट वेंडर्स, पब्लिक कैरेजेस और रेंटल कैरेजेस की भीड़, सुहित स्टीम लोकोमोटिव स्टेशन पर आने वाले विदेशी ग्राहकों को बुलाते वेटर, कैफेज जो बियर हाउसेस भी थे, सस्ते रेस्टोरेंट्स और कार्ड रूम्स और जल्दबाजी में चलते क्लार्क्स और वर्कर्स। सब कुछ लगभग वैसा ही था, फिर भी सूक्ष्म बदलाव हो चुके थे। रैट क्रिस्टो भाग चुका था, जायंट साइमन पकड़ा जा चुका था और बैरन ब्रिग्ने कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने तो अपने स्मगल्ड गॉडसन की तलाश में इंफॉर्मेशन ब्रोकर्स भी नहीं लगाए थे। कभी हावी रहने वाला सैववा मॉब पूरी तरह समाप्त हो चुका था और मार्केट डिस्ट्रिक्ट नए मॉब संघर्षों के कगार पर था। पीली प्लेट वाली गहरी भूरी किराए की गाड़ी धीरे धीरे इस जीवंत और कुछ हद तक अराजक माहौल से दूर निकल गई। क्या हमें फेनपोर्टर जाने के लिए नाव लेनी चाहिए या नकली पहचान बनाकर दक्षिण की ओर जाने वाली स्टीम लोकोमोटिव पकड़कर पहले रिस्टन प्रोवेंस घूमना चाहिए? ये किस्मत पर है, लुमियन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने 3 पोस्ट इट नोट्स निकाले और काले फाउंटेन पेन से अलग अलग विकल्प लिखे, बोट, स्टीम लोकोमोटिव और डायरेक्ट ट्रैवल। कागजों को मोड़कर उसने कुशलता से उनके स्थान बदल दिए, हाथ की सफाई का शानदार प्रदर्शन करते हुए। तुम्हारी बारी, देखते हैं किस्मत क्या तय करती है। लुमियन ने अपना दायां हाथ लुगानो की ओर बढ़ाया। इतना मनमाना, लुगानो ने सोचा। इस तरह से फेनपोर्टर किंगडम जाने के तरीके का फैसला करना उसे अजीब लगा। फिर भी उसने कागज का एक गोला उठा लिया। आखिरकार उसे पहले ही 5000 वर्ल्ड डॉलर की एडवांस पेमेंट मिल चुकी थी। लुगानो ने कागज खोला और शिप पढ़ा। लुमियन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। बहुत बढ़िया, तो फिर हम स्टीम लोकोमोटिव लेंगे। लुगानो का चेहरा अनिश्चित हो गया। उसने सहज रूप से सामने बैठे 60,000 वर्ल्ड डॉलर के वांटेड अपराधी की ओर देखा। उसे समझ नहीं आया कि लुमियन उसे गलत विकल्प हटाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है या सिर्फ मजाक कर रहा है। मुस्कान बनाए रखते हुए लुगानो ने सुझाव दिया, क्या हमें वापस सुहित स्टीम लोकोमोटिव स्टेशन जाना चाहिए? नहीं, नॉर्दर्न ट्रेन स्टेशन, लुमियन ने जवाब दिया और लुडवर्ग की ओर देखा जो चुपचाप खा रहा था। नॉर्दर्न ट्रेन स्टेशन, लुगानो और भी उलझन में पड़ गया। त्रियो में 2 मुख्य स्टीम लोकोमोटिव स्टेशंस थे, सुहित जो दक्षिणी और केंद्रीय क्षेत्रों को जोड़ता था और नॉर्दर्न ट्रेन स्टेशन जो उत्तरी प्रोविंसेस के लिए था। अगर उनका गंतव्य फेनपोर्टर किंगडम और रिस्टन प्रोविंस था तो तार्किक रूप से सुहित सही होता। फिर वे उत्तर क्यों जा रहे थे? ये समझते हुए कि अपने नियोक्ता के निर्णयों पर सवाल उठाना उसका काम नहीं है, लुगानो ने गाड़ीवान को दिशा बदलने का निर्देश दिया। दोपहर के आसपास किराए की गाड़ी नॉर्दर्न त्रियर ट्रेन स्टेशन पहुंची। मुझे भेष बदलना होगा और टिकट खरीदने के लिए किसी ब्रोकर से नकली पहचान बनवानी होगी। जैसे ही लुगानो ने गाड़ी को एक सुनसान जगह पर रोका, वह लुमियन की ओर मुड़ा, सुझाव देने की तैयारी में। उसके सामने एक अनजान चेहरा था। छोटे फ्लैक्सन रंग के बाल, भूरी आंखें और ऐसे चेहरे के भाव जो किसी अजनबी के लगते थे। अगर दाएं कान में सिल्वर ईयररिंग और वही परिचित कपड़े न होते तो लुगानो को लगता कि किसी ऑफिशियल बियॉन्डर ने चुपचाप लुमियन को निपटा दिया है। अपर कोस्टल प्रोविंस के पोर्ट गाती का टिकट खरीदो, लुमियन ने शांति से कहा। अपर कोस्टल प्रोविंस, पोर्ट गाती, लुगानो को अचानक लुमियन की योजना समझ में आ गई। भले ही उसका नियोक्ता फेनपोर्टर किंगडम जाने के लिए नाव लेना चाहता था, उसने एक कम स्पष्ट रास्ता चुना था। पास प्रोविंस के नज़दीकी पोर्ट लेस्यूर से रवाना होने के बजाय उसने उत्तर में अपर कोस्टल प्रोविंस चुना।
स्टीम लोकोमोटिव के बिजनेस कैरेज में, जो 6 आरामदायक निजी कमरों में बंटा था, लुमियन ने आधा खुला नक्काशीदार लकड़ी का दरवाज़ा, मेज पर बिछा सुनहरे धागों से बुना रंगीन टेबल क्लॉथ, प्लश सोफा जो बिस्तर का भी काम करता था, और पतली लकड़ी की दीवारों पर लगी ऑयल पेंटिंग्स देखीं। उसने संतोष से सिर हिलाया। ऐसा निजी कमरा 400 वर्ल्ड डॉ का पड़ता था और अधिकतम 4 लोगों के लिए होता था। स्टीम लोकोमोटिव की यात्रा 12 घंटे की थी, बीच में 8 घंटे का रात्रि ठहराव, कुल 20 घंटे। तीसरे दर्जे की सीट 30 वर्ल्ड डॉ, दूसरे की 45 और पहले की 60 थी। बिजनेस क्लास के विशेष छोटे निजी कमरे प्रति व्यक्ति 100 वर्ल्ड डॉ में मिलते थे और गोपनीयता बनाए रखने के लिए केवल पैकेज में बेचे जाते थे। वांटेड फ्यूजिटिव लुमियन के लिए ये व्यवस्था बिल्कुल सही थी। लायरिंग और नीस फेस के साथ लुमियन को बिजनेस कैरेज की गोपनीयता या विलासिता की वास्तव में जरूरत नहीं थी, लेकिन इसके पीछे एक ठोस कारण था। बिजनेस कैरेज में 2 कॉम्प्लीमेंट्री मील्स मिलते थे, आज रात का डिनर और कल सुबह का ब्रेकफास्ट। एक ऐसी सुविधा जो लुमियन को कई परेशानियों से बचा सकती थी। एक बच्चे को कुछ गर्म खाना तो चाहिए ही। बस उम्मीद है कि उसकी भूख अटेंडेंस को डरा न दे। 2 दिनों से अधिक समय तक लुडवग का ध्यान रखने के बाद लुमियन को अपने ट्रैवलर्स बैग का महत्व समझ आ गया था, जिसमें लंबी यात्राओं के लिए पर्याप्त राशन और डिजर्ट्स रखे जा सकते थे। लड़के को बार बार खाना पड़ता था। सीटी की आवाज़ के साथ लुमियन अपनी सीट पर बैठ गया और लयबद्ध धातु की आवाज़ों के बीच बाहर भागते दृश्य को देखने लगा। 15 मिनट से भी कम समय में भाप उगलती विशाल ट्रेन ऊंची दीवार में बने केव दूर से होकर महानगर से बाहर निकल गई। उसने पीछे छोड़ दिया एक ऐसा महानगर जो इच्छाओं से धड़क रहा था, आनंद और पीड़ा दोनों में डूबा हुआ। लुमियन ने आधी आंखें बंद की और आगे वाले निजी कमरे से किसी की आह सुनी, मानो कोई कविता पढ़ रहा हो। गुड बाय त्रिया। रात 8 बजे घोर अंधेरे में स्टीम लोकोमोटिव अपने निर्धारित पड़ाव डाडल स्टेशन पर रुकी। अपर कोस्टल प्रोविंस के फाउस्ट रीजन के बाहरी इलाके में स्थित दर्दर टाउन में प्लेटफॉर्म पर पहले से ही 20 से 30 पुरुष और महिलाएं अलग अलग कैरेजेस की ओर भाग रहे थे। उनके पास कोई सामान नहीं था और उनके चेहरे उत्साह से चमक रहे थे। ठक ठक ठक। एक अधेड़ उम्र का आदमी घने काले बाल और थोड़ी टेढ़ी थोड़ी के साथ लुमियन के निजी कमरे की खिड़की पर दस्तक देने लगा। रुचि से लुमियन ने खिड़की खोली और मुस्कुराकर पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मसियर, क्या आप कोई ड्रिंक चाहेंगे? शायद सोफा की जगह एक आरामदायक बिस्तर, उस आदमी ने इंटिसियन में पूछा, भारी लहजे के साथ। एक बात जिसके साथ मोटल भी हो। लुमियन समझ गया। लगता था कि स्थानीय व्यापारी प्लेटफॉर्म पर ही ग्राहकों को लुभा रहे थे। हाँ, हमारे बार में कुछ प्यारी लिटिल फ्रॉग्स भी हैं, उस आदमी ने आंख मारी। लिटिल फ्रॉग्स? लुमियन के सामने बैठे लुगानों ने हैरानी से पूछा। आदमी ने पल भर सोचा और समझाया, ये कोस्टल की स्लैंग है। इसका मतलब वही है जो त्रिय में पुसी से होता है। त्रिय में पुसीस का अक्सर दोहरा अर्थ होता था, महिला जननांग और प्रोस्टिट्यूट्स। अच्छा, लुमियन को ऐसा ही शक था, लेकिन वह पूरी तरह निश्चित नहीं था। लुगानों के बगल में बैठे लुडवग ने उत्सुकता से पूछा, खाने के लिए कुछ अच्छा है? उस आदमी के जवाब का इंतजार किए बिना लुमियन मुस्कुराते हुए लुडवग से बोला, मुझे लगा तुम पूछोगे कि मांस नरम है या सख्त और उसका स्वाद कैसा है। पहले तो लुडवग ने प्रतिक्रिया नहीं दी, फिर अचानक उसे समझ आया और वह गाली बकने लगा, बीमार। ये देखकर वह आदमी तुरंत स्थानीय विशेषताओं का वर्णन करने लगा। इसी बीच स्टेशन के बाहर शहर में कुत्तों के भौंकने की आवाजें उठने लगीं। एक अकेली भौंक ने पूरे झुंड को जगा दिया और रात की शांति टूट गई। उस आदमी का चेहरा बदल गया, भय की एक अनकही छाया उस पर छा गई। 506 इलनेस। शहर में रात के समय कुत्तों के भौंकने की कोलाहल के बीच लुमियन ने हल्की सी हंसी छोड़ी। क्या डाडल में इतने ज्यादा कुत्ते हैं? हाँ, अधेड़ उम्र के आदमी ने झिझकती हुई मुस्कान के साथ जवाब दिया। जैसा कि उम्मीद थी, कुछ गड़बड़ है। क्या इस शहर में कुछ हो चुका है? लुमियन ने जानबूझकर यह सवाल किया था ताकि सामने खड़े निवासी की प्रतिक्रिया देख सके। लगातार जारी कुत्तों के शोर के बीच उसने सामने वाले की किस्मत को परखने पर ध्यान केंद्रित किया। उसका स्टीम लोकोमोटिव से उतरकर डाडल में जांच करने का कोई इरादा नहीं था। उसका एकमात्र विकल्प था शहर के निवासियों की किस्मत को टटोलना, ताकि कोई छुपी हुई समस्या सामने आ सके, इससे पहले कि वह अनपेक्षित रूप से ट्रेन स्टेशन तक फैल जाए। हालांकि टर्मी बोरोज उसकी किस्मत देखने की क्षमता को प्रभावित कर सकता था, फिर भी गलत आकलन की संभावना हमेशा रहती थी। लुमियन डिविनेशन या प्रोफेसी में निपुण नहीं था, इसलिए स्टीम लोकोमोटिव छोड़े बिना जानकारी जुटाने के उसके विकल्प सीमित थे। विभिन्न पर्यावरणीय विवरणों को ध्यान में रखते हुए वह संभावित समस्याओं का अनुमान लगाना चाहता था। लुमियन की दृष्टि में उस अधेड़ आदमी की किस्मत भयानक हरे रंग की दिखाई दी। यह आने वाली बीमारी का संकेत था, और वह भी काफी अजीब। कब या किस तरह की बीमारी होगी, ये लुमियन की वर्तमान सीक्वेंस की सीमा से बाहर था।
कुत्तों का डर पैदा करने वाला भौंकना, भविष्य में कोई विशेष बीमारी, क्या डाडल के आवारा कुत्ते काटकर और बीमारियां फैलाकर आपदाएं पैदा करते हैं? यह एक संभावित व्याख्या है और यह कोई बियॉन्ड अ घटना नहीं है, जिसका मतलब है कि इसका कोई हल भी हो सकता है। बाहर खड़ा आदमी किसी तरह की निराशा से जूझता हुआ लग रहा है। लूमियन ने ग्राहकों को बुला रहे उस अधेड़ आदमी की ओर देखा और कहा, क्या तुम हमारे मंगवाए हुए खाने को यहाँ ला सकते हो? अगर भोजन की कीमत 2 वर्ल्ड डॉलर से ज्यादा हो तो हम ला सकते हैं। आप जानते हैं, प्लेटफॉर्म में आना हमारे लिए आसान नहीं होता। अब फिर से मुस्कुराते हुए उस आदमी ने जवाब दिया। उसी पल दर्जनों कुत्तों का शोर कम हो गया, पहले जितना तीव्र नहीं रहा। कोई समस्या नहीं, लूमियन ने लापरवाही से कई तरह के व्यंजन मंगवाए, एप्पल लिक्योर, डीप फ्राइड पोटैटो पैनकेक्स, श्रिम्प इन ग्रेवी, डाडल मीट सॉस, स्ट्यूड पोर्क, सॉल्ट माश मटन, बटर्ड पैनकेक्स और विक चीज। कुल कीमत 10 वर्ल्ड डॉलर हुई। हर व्यंजन का नाम सुनते ही लुडवग का गला सूख गया। 4 घंटे पहले एक अटेंडेंट 4 लोगों का स्टैंडर्ड डिनर लेकर आया था। हालांकि लुडवग ने अकेले 2 हिस्से खा लिए थे, फिर भी वह संतुष्ट नहीं हुआ। उसने लूमियन के ट्रैवलर्स बैग से कई पीसेस ऑफ जर्की भी निकाल लिए थे। 2 घंटे पहले उसने अपना पहला सपर खाया था, जिसमें चीज, डेजर्ट, ब्रेड, जर्की और भी बहुत कुछ था। अब वह फिर से भूखा था। व्यंजन के नाम साधारण शब्दों और प्रतीकों से लिखते हुए थोड़ी मुड़ी हुई थोड़ी वाले उस आदमी ने पूछ ही लिया, क्या इस टर्की कैरेज में मिलने वाला खाना स्वादिष्ट नहीं होता? नहीं तो लुडवग ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उसने डिनर ही न किया हो? लूमियन ने जवाब दिया, बिल्कुल सही। स्टीम लोकोमोटिव पर स्वादिष्ट खाना मिलने की उम्मीद कभी मत रखना। डिशों के नाम लिखने और 5 वर्ल्ड डॉलर की बैंकनोट्स एडवांस के रूप में लेने के बाद वह अधेड़ आदमी दूसरी प्राइवेट रूम की ओर चला गया। रुको, लूमियन ने अचानक आवाज दी। मसियर, और कुछ? उस आदमी ने मुड़कर पूछा। लूमियन मुस्कुराया और बोला, तुम ठीक नहीं लग रहे। अगर तुम बीमार नहीं पड़ना चाहते तो अगले कुछ दिनों में ज्यादा आराम करो। वह आदमी जैसे बिजली गिरने से जड़ हो गया। एक पल रुकने के बाद उसके चेहरे पर घबराहट और डर साफ झलकने लगा। ठीक है, धन्यवाद। वह जल्दबाजी में मुड़ा और प्लेटफॉर्म से बाहर भाग गया, दूसरे ग्राहकों को बुलाना भी भूल गया। डाडल की असामान्यता सच में बीमारियों से जुड़ी है, लूमियन ने सोचते हुए अपनी नज़र हटा ली। लुगानो ने जिज्ञासा से पूछा, मैं क्यों नहीं बता पा रहा कि वह सब हेल्दी है और किसी भी पल बीमार पड़ सकता है? एक डॉक्टर होने के नाते उसके पास संबंधित क्षमताएं थीं। स्पिरिट विजन सक्रिय किए बिना भी वह किसी व्यक्ति के शरीर के बाहरी संकेतों को पहचान सकता था। छिपी हुई बीमारी पहचानने और लूमियन की चेतावनी के बाद उसने स्पिरिट विजन सक्रिय किया और उस व्यक्ति के ईथर बॉडी को देखा। सब हेल्दी शब्द एम्परर रोसेल द्वारा गढ़ा गया था, लेकिन हाल के वर्षों में ही यह हिंटीज की मेडिकल दुनिया में प्रचलित हुआ था। वह इस समय सब हेल्दी स्थिति में नहीं है, लेकिन उसके किसी विशेष बीमारी की चपेट में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। लूमियन ने लुगानो के सवालों से यह पुष्टि की कि शहरवासियों की बीमारी उससे उत्पन्न नहीं हुई थी। वह मुस्कुराया और लुगानो को जवाब दिया, दूसरों की सेहत की चिंता करना और उन्हें ज्यादा आराम करने की सलाह देना कभी गलत नहीं होता। स्वाभाविक रूप से लुगानो के चेहरे पर मुझे ये बात नहीं जमी वाला भाव आया, जिसे उसने तुरंत मुस्कान से ढक लिया। उसे भी शायद यही चिंता थी। बिल्कुल, लूमियन ने संतोष भरे लहजे में कहा। डाडल में कुत्तों का भौंकना कभी शांत हो जाता, कभी फिर गूंज उठता। कभी यह प्लेटफॉर्म के पास होता तो कभी शहर के किनारे से आता। लूमियन चुपचाप सुनता रहा और मन ही मन आह भरी, मैं फिर से ऐसी चीजों से क्यों टकरा रहा हूँ? क्या मैं आपदा लाता हूँ या आपदा मुझे अपनी ओर खींचती है? लगता है डाडल की समस्या काफी समय से मौजूद है। इसका मेरे यहाँ आने से कोई लेना देना नहीं। चाहे मैं जितना भी बचूं या दूसरों से फैसले करवाऊं, मैं हमेशा आपदाओं की ओर खींचता रहूंगा और अनजाने में उनके करीब पहुंच जाऊंगा। क्या यही वजह है कि एंजेलिक स्टर और ब्लड एम्परर की बची हुई ऑरा रखने वाला हंटर कम सीक्वेंस होने के बावजूद अनिवार्य रूप से किसी असामान्य स्थिति से टकराता है? भविष्य में क्या कोई नॉवलिस्ट मेरे अनुभवों पर गैमन स्पैरो की तरह लिखेगा और उसमें ये पंक्ति होगी, वह हमेशा आपदा के साथ चलता है? समय बीतने के साथ ग्राहकों को बुलाने वाला वह अधेड़ आदमी एक बार वेटर के साथ लौटा, दोनों के हाथों में खाने के कंटेनर थे। क्या यही आपने मंगवाया था? उसने और वेटर ने खिड़की से प्लेटें और गिलास अंदर थमा दिए। सुंदर टेबल क्लॉथ से ढकी मेज पर लजीज खाना देखकर लूमियन ने थोड़ा सा खट्टा एप्पल लिक्योर पिया और खाने के बाकी 5 वर्ल्ड और चुका दिए। हम 1 घंटे में कटलरी ले जाएंगे, हम आपको परेशान तो नहीं करेंगे? उस आदमी ने विनम्रता से पूछा। लूमियन ने सिर हिलाकर अनुमति दे दी। वेटर के साथ कुछ कदम हटने के बाद भी वह आदमी फिर से वहीं आ गया और पूछ बैठा, मसियर, आपको कैसे पता चला कि मैं बीमार पड़ने वाला हूँ? लूमियन ने सामने बैठे लुगानो की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरा दोस्त त्रियो का एक प्रसिद्ध डॉक्टर है। यहाँ प्रसिद्ध शब्द वांटेड पोस्टर के संदर्भ में था। उस आदमी के जवाब का इंतजार किए बिना लूमियन ने सहजता से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है?
मुझे पीए कह सकते हैं, उसने झुककर जवाब दिया, स्टीम लोकोमोटिव की आरामदायक प्राइवेट रूम में बैठे लुमियन को देखते हुए। क्या यहाँ के लोग भी इस नाम को इतना पसंद करते हैं? लुमियन ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम भी बीमार पड़ जाओगे? पीए की पलकें फड़की, उसका चेहरा पल भर को जम गया। उसने सहज रूप से जवाब दिया, नहीं, बस थोड़ी चिंता थी। तो फिर आराम करो, ज्यादा पानी पियो और शायद कैथेड्रल के क्लर्जीमैन के पास जाकर रिपेंटेंस करो, लुमियन ने बिना और दबाव डाले सलाह दी। पीए लोकोमोटिव के अगले हिस्से की ओर चला गया और अधिक ग्राहक बुलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके कदम भारी लग रहे थे, मानो उसके पैर शीशे से ढले हों। भान भान भान। प्लेटफॉर्म के पास फिर से कुत्तों का भौंकना शुरू हो गया। पीए का चेहरा डर और चिंता से विकृत हो गया। अचानक उसने वेटर को झटका देकर छोड़ा और उस छोटी प्राइवेट रूम की खिड़की की ओर दौड़ा जहां लुमियन और बाकी लोग थे। मुझे बचाए डॉक्टर, मुझे बचाए, उसने कांच पर हाथ मारते हुए गुहार लगाए। लुमियन ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, जब तक तुम बीमारी का कारण नहीं बताओगे, मेरा दोस्त तुम्हारा इलाज नहीं कर पाएगा। ये हंगामा पास की प्राइवेट रूम्स के यात्रियों तक पहुंचा, लेकिन नींद में डूबे होने के कारण उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। पीए ने जोर से निगला और उतने ही डरे हुए वेटर की ओर देखा। हाँ, वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि प्लेटफॉर्म की दीवार पर एक आकृति प्रकट हो गई। वह आकृति मजबूती से खड़ी थी, पैर फैले हुए, शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ और सिर ऊपर की ओर झुका हुआ, किसी दूर की चीज को घूरता हुआ। वह एक आदमी था, ट्वीड कपड़े पहने हुए, जिनमें जगह जगह फटाव और घिसावट थी। उसके चेहरे की मांसपेशियां भयानक ढंग से ऐंठी हुई थीं और उसकी आंखें उल्टी हुई थीं, सिर्फ सफेदी दिख रही थी। उसके खुले मुंह से लार टपक रही थी और वह कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। भान भान भान। उसका भौंकना डाडल के अन्य कुत्तों की आवाज़ों के साथ मिलकर एक डरावना कोरस बना रहा था। ये डिरेंजमेंट है, पीए ने आखिरकार चिल्लाकर कहा। डिरेंजमेंट। लुमियन ने दीवार पर भौंकते आदमी से नज़र हटाकर लुगानो की ओर देखा। लुगानो ने थोड़ी देर उस असामान्यता को देखा और फिर धीरे से सिर हिला दिया। उसका मतलब साफ था, ये रेबीज का सामान्य मामला नहीं था। पीए ने गलती से समझ लिया कि लुमियन उससे बात कर रहा है और वह भावनात्मक रूप से टूटने के कगार पर पहुंच गया। हाँ, डिरेंजमेंट। मुझे नहीं पता ये कब शुरू हुआ। हमारे शहर में लोग भौंकते पागलों में बदलने लगे। पहले एक था, फिर 2, 3, 10, मेरे कई परिचित संक्रमित हो गए, पूरी तरह पागल हो गए। वे सिर्फ कुत्तों की तरह भौंकते हैं और रात में सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं। क्या उन्हें इन पागलों के काटने से यह हुआ? लुगानो ने भौहें सिकोड़कर पूछा। नहीं, जिन्हें मैं जानता हूं उन्हें काटा नहीं गया था, फिर भी वे पागल हो गए। मुझे लगता है कि मैं भी अगला हूं, पीए ने निराशा में चिल्लाया। तुमने सरकार से मदद क्यों नहीं ली? लुमियन हैरान था, क्योंकि उसे लगा था कि ऑफिशियल बियॉन्डर्स ऐसी स्थिति को बढ़ने नहीं देंगे। हमने सुना था कि एक गांव में डिरेंजमेंट जैसी ही स्थिति हुई थी, उन्होंने सरकार को बताया और फिर पूरा गांव गायब हो गया। हम न तो सरकार के पास गए, न ही चर्च के, पीए ने घबराकर समझाया। उसके बगल में खड़ा वेटर भी उतना ही डरा हुआ था। लुमियन की आंखें सनकरी हो गईं। तो शहर के हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस स्टेशन और कैथेड्रल के पादरे कहाँ हैं? वे सबसे पहले पागल हुए थे। परेशान पीए ने लुमियन के सवालों के पीछे के इरादे पर ध्यान नहीं दिया। शुरुआती शिकार पादरे, पुलिस और हेल्थ ऑफिशियल्स थे। लुमियन ने भौं उठाई और कहा, तो फिर तुम लोग डाडल से भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? भागना? पीए और वेटर चौंक गए, लुमियन को खाली नजरों से देखते हुए। लाल चांदनी के नीचे उनकी आंखों की सफेदी खून से लाल दिखाई देने लगी। 507 डेड एंड। पियर और वेटर ने लुमियन और दूसरों की ओर देखा, उनकी खून से भरी आंखों में खालीपन से सीधा आतंक झलक रहा था। अचानक पियर का चेहरा ऐंठ गया और वह उन्माद में चिल्लाया, तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। अगर बाहर वालों को इसका पता चल गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। वह तेजी से स्टीम लोकोमोटिव की खुली खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश करने लगा, लुमियन और दूसरों को जबरन बाहर खींचने के लिए। इसके जवाब में लुगानो खड़ा हुआ और अपनी दाईं मुट्ठी से जोरदार घूंसा मारा। एक भारी आवाज के साथ पियर बेहोश होकर खिड़की से लटक गया। वेटर पूरी तरह बेकाबू सा गिरे हुए आदमी को रौंदते हुए कैरेज में कूदने की कोशिश करने लगा। लुगानो ने फिर वार किया, उसका घूंसा वेटर को भी बेहोश कर गया। वह पियर के ऊपर गिर पड़ा, एक अजीब सा दृश्य बनाते हुए। वे असामान्य रूप से मॉन्स्टर्स में नहीं बदले। लुमियन ने पहले अंदाजा लगाया था कि दोनों अचानक डिरेंजमेंट का शिकार हो गए होंगे। लुमियन की ओर मुड़कर लुगानो ने धीमी आवाज में पूछा, अब हम क्या करें? हम क्या करें? लुमियन ने डॉक्टर का सवाल दोहराया। जो कुछ हो रहा था वह न सिर्फ एक असामान्यता दिखा रहा था, बल्कि उसे भीतर से बेचैन भी कर रहा था। यह अजीब डिरेंजमेंट जो लोगों की समझ छीन लेता था और उन्हें कुत्तों जैसे प्राणियों में बदल देता था, साथ ही अलग अलग बीमारियों का लगातार उभरना, सब कुछ साफ तौर पर किसी अलौकिक शक्ति की ओर इशारा कर रहा था।
लेकिन रहस्य ये था कि पियर और दूसरे शहरवासी जो डिरेंजमेंट को छिपाने के लिए इतने चिंतित थे, उन्होंने ये जानकारी लूमियन को आसानी से क्यों बता दी। यह विरोधाभास शायद पियर के अत्यधिक मानसिक दबाव के कारण था, जो उसे टूटने की कगार पर ले गया था। लूमियन द्वारा भविष्य की बीमारी का जिक्र उस आखिरी धक्का जैसा था जिसने पियर को ये राज छिपाने के लिए सहज रूप से उकसाया। फिर भी एक सवाल बना रहा, भाग्य क्यों नहीं? इतनी संक्रामक और रुकने न वाली डिरेंजमेंट के सामने क्या साधारण इंसानों के लिए डाडल छोड़कर तब लौटना बेहतर नहीं होता जब महामारी थम जाती? भले ही उन्हें अधिकारियों का ध्यान खींचने का डर होता, तो भी आसपास के पहाड़ों में अस्थायी रूप से भाग जाना एक समाधान हो सकता था, जब तक कि कोई शक्ति डाडल के निवासियों को भागने से रोक न रही हो। लूमियन ने कई विवरणों से यही निष्कर्ष निकाला। शहरवासी जानते थे कि कहीं और डिरेंजमेंट के मामले हुए थे, जिनके बाद पूरे गांवों को अधिकारियों ने मिटा दिया था। आमतौर पर ऐसी घटनाएं एक भयानक आपदा के रूप में दर्ज होती हैं, जहां सबको दफना दिया जाता है। पहले संक्रमण के बाद कैथेड्रल के क्लर्जीमैन, पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग पागल हो गए, जिससे शुरू से ही डाडल का क्षेत्रीय अधिकारियों से संपर्क कट गया। तो फिर इस साजिश के पीछे वाले ने पियर और दूसरों को स्टीम लोकोमोटिव पर मौजूद डॉक्टर को सब बताने क्यों दिया? लूमियन ने मास्टरमाइंड के नजरिए से सोचा। यह अव्यावहारिक था कि वह ऐसा परिवहन केंद्र चुने जहां नियमित रूप से स्टीम लोकोमोटिव आती जाती हों। लूमियन के सवालों के बिना भी जो लोग डाडल में गर्म बिस्तर और सुंदर फ्रॉग्स के लिए आते, वे असामान्यता जरूर महसूस करते। सबको रोककर रखना संभव नहीं था, इससे जांच शुरू हो जाती। बहुत सारे विरोधाभास, असंगतियां और समझ से बाहर बातें हैं। वह चालाक भी है और मूर्ख भी, सतर्क भी है और लापरवाह भी, लूमियन ने सोचते हुए लुगानो से कहा। और क्या कर सकते हैं? जाहिर है, हमें अधिकारियों को इसकी सूचना देनी होगी। यह मत कहना कि तुम डिरेंजमेंट के स्रोत की जांच करके यहाँ के लोगों को बचाना चाहते हो। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने नेक हो। लुगानो ने अजीब सी मुस्कान दी। ऐसा विचार उसके दिमाग में आया ही नहीं था। अधिकारियों को कैसे बताएं? उसने ईमानदारी से पूछा, क्योंकि उसे ऐसे मामलों का अनुभव नहीं था। सबसे आसान तरीका है ट्रेन पुलिस को यहाँ बुलाना और उन्हें पीए की बात बताना। उनसे ट्रेन के रेडियो का इस्तेमाल करके फाउस्ट क्षेत्र या अपर कोस्टल प्रोविंस के संबंधित विभागों से संपर्क करवाओ, लूमियन ने सहजता से सुझाव दिया। लेकिन लुगानो हिचकिचाया और बोला, पर गवाह होने के नाते वे हमें जांच में मदद के लिए बुलाएंगे। हमारी पहचान नकली है और भले ही हम तुम्हारे मिस्टिक आइटम से रूप बदल लें, फिर भी यह आसानी से सामने आ जाएगा कि हम बियॉन्डर्स हैं और कुछ मिस्टिसिज्म एबिलिटीज के प्रभाव में हैं। लूमियन ने पल भर सोचा और मुस्कुराते हुए एक और सुझाव दिया, तो फिर प्लेटफॉर्म पर किसी खाली कमरे में दर्जनों एक्सप्लोसिव बंडल्स रखो और उन्हें उड़ा दो। धमाके से छत उड़ जाएगी और इमारत नष्ट हो जाएगी। इस तरह कंडक्टर और ट्रेन पुलिस तुरंत रिपोर्ट करेंगे और फाउस्ट क्षेत्र के अधिकारी ध्यान देंगे। जब वे जांच करेंगे तो डाडल की छुपी समस्या सामने आ जाएगी। कैसा रहेगा? हमें खुद सामने भी नहीं आना पड़ेगा, है ना? लुगानो ने प्रस्ताव पर विचार किया, लेकिन फिर एक और चिंता जताई। जब अधिकारी जांच करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हमारा डाडल के निवासियों से संपर्क हुआ था। वे डरेंगे कि हम भी डिरेंजमेंट की चपेट में आ सकते हैं। तब हम जांच से नहीं बच पाएंगे। लूमियन को हल्की झुंझलाहट हुई। उसे याद आया कि कॉडू में असामान्यता के बाद वह और उसकी बहन कैसे फंस गए थे। जो भी किया जाए उसके परिणाम होते हैं। वह हंसा और बोला, तो फिर खुद डिरेंजमेंट के स्रोत की जांच करो और उसे उड़ा दो। इससे समस्या पूरी तरह हल हो जाएगी, बिना अधिकारियों का ध्यान खींचे। लुडविग, जिसने अनगिनत सपस खाए थे, अपने मुंह में डीप फ्राइड पोटैटो पाई निगलते हुए शांत स्वर में बोला, अधिकारियों को डिरेंजमेंट की जानकारी देने के बाद यहाँ रुककर उनके जांच करने का इंतजार क्यों करना? क्या हम बस यहाँ से निकलकर, पहचान बदलकर, किसी और पोर्ट के लिए दूसरी स्टीम लोकोमोटिव नहीं ले सकते? ओह, लूमियन चौंक गया। इतना आसान विचार मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? अभी अभी लुगानो और मैं जितना ज्यादा बात करते गए, उतना ही डेड एंड में फंसते गए। हम पूरी तरह इस बात पर अटक गए थे कि डाडल में जाकर डिरेंजमेंट के स्रोत की जांच करने का कोई कारण और बहाना ढूंढें। अचानक लूमियन को एहसास हुआ और उसका दिल धड़क उठा। उसने सहजता से लुगानो की ओर देखा और डॉक्टर की किस्मत परखी। सामने वाले की भविष्य की किस्मत भी भयानक हरे रंग से रंगी हुई थी। मुस्कुराते हुए लूमियन ने लुगानो से कहा, तुम्हें भी डिरेंजमेंट होने की संभावना है। लुगानो पल भर स्तब्ध रहा, फिर पीले चेहरे के साथ पूछा, सच में? इसे मजाक समझो? लूमियन ने सिर घुमाया जैसे निश्चिंत हो और लुडविग से कहा, देखा, ज्यादा पढ़ाई करने के कितने फायदे होते हैं। पहले तुम ऐसा समाधान नहीं सोचते, बस खाना जानते थे। हंटर को अनदेखा करते हुए लुडविग ने मटन का एक टुकड़ा मुंह में डाल लिया। लूमियन ने उसे रोका, जल्दी नहीं है, बस बीमारी लगने का खतरा है। असली संक्रमण से पहले यहाँ से निकल जाना काफी है। ये कहते हुए वह खड़ा हुआ और प्राइवेट रूम से बाहर निकल गया। तब तुम कहाँ जा रहे हो?
लुगानो ने घबराकर पूछा। लूमियन ने हाथ जेब में डालते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, डिरेंजमेंट की सूचना अधिकारियों को देने। लुगानो कुछ कह नहीं पाया। वह बस हतप्रभ होकर लूमियन को बाहर जाते देखता रहा। ट्रेन के वॉशरूम पहुंचकर लूमियन ने दरवाज़ा बंद किया और स्पिरिट वर्ल्ड रिवर्सल दर्शाने वाले काले निशान को सक्रिय किया। उसका शरीर पल भर में गायब हो गया और त्रियो में काटिए दिल कैथेड्रल कमेमोरेटिव 9 रू और असाई अपार्टमेंट 702 में प्रकट हुआ। इस समय न फ्रैंका सो रही थी न जेना। एक नॉवल पढ़ रही थी और दूसरी यह सोच रही थी कि रैबिट चेसल को कौन सा ज्ञान सिखाया जाए। तुम वापस क्यों आ गए? फ्रैंका डर के मारे उछल पड़ी। उसे ऐसा लगा जैसे उसने अभी सुबह उसे स्कूल छोड़ा हो और दोपहर में वह घर पर पैर फैलाकर स्नैक्स खाते और टेलीविजन देखते हुए मिल गया हो। लूमियन ने फ्रैंका की ओर देखा और मुस्कुराया। हम एक बियॉन्डर घटना से टकराए हैं और चाहते हैं कि तुम अपने चैनल से अधिकारियों को इसकी सूचना दो ताकि वे इसे संभाल लें। फ्रैंका ने हैरानी और मजाक में कहा, तुम फिर से किसी बियॉन्डर घटना से टकरा गए? क्या तुम कोई मिस्टिसिज्म कैटास्ट्रोफी डिटेक्टर हो? जेना ने लूमियन को देखा और अचानक उसे लगा कि उसका त्रिय छोड़ना अच्छा ही है। मैं भी नहीं चाहता था, लूमियन ने ईमानदारी से हाथ फैला दिए। फ्रैंका ने सांस छोड़ी और पूछा, कहाँ है? कैसी घटना है? अपर कोस्टल प्रोविंस के फाउस्ट रीजन में डाडल, लूमियन ने संक्षेप में स्थिति बता दी। फ्रैंका और जेना दोनों ही इस संक्रामक अरेंजमेंट से हैरान और भयभीत हो गईं। उसी समय फ्रैंका ने मन ही मन सोचा, पता नहीं 007 इस सरप्राइज पर कैसे प्रतिक्रिया देगा। वह हमेशा मुझे मार्केट डिस्ट्रिक्ट छोड़ने को कहता है। अगर मैं सच में ऐसा करूं तो उसे समझ आएगा कि न सिर्फ त्रियो के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के बियॉन्ड मामले उसी पर आ जाएंगे, बल्कि इंडीज के दूसरे प्रोविंसेस की मिस्टिक आपदाएं भी उसी पर टूट पड़ेंगी। अरे हाँ, इसका मुझसे क्या लेना देना? ये सब लूमियन की गलती है। खुशी की बात है कि यह आदमी आगे फेनपॉटर किंगडम जा रहा है। वह जहां भी बियॉन्डर घटनाओं से टकराएगा, अब वह 007 की समस्या नहीं होगी। वह सीमा पार सहयोग भी नहीं कर सकता। डाडल की स्थिति समझाने के बाद लूमियन नहीं रुका। वह फिर से स्टीम लोकोमोटिव की बिजनेस कैरेज के वॉशरूम में टेलीपोर्ट हो गया। उसने नल खोला और बिना झिझक हाथ धोए। फिर वह वॉशरूम से बाहर निकला और छोटी प्राइवेट रूम में लौट आया। उसने लुगानो से कहा, अधिकारी जल्द प्रतिक्रिया देंगे, चलने की तैयारी करो। लुगानो उछलकर खड़ा हो गया। उसी समय बेहोश पड़ा पिए धीरे धीरे होश में आया। उसने वेटर को अपने ऊपर से हटाया और प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। लूमियन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। हम डिरेंजमेंट के स्रोत की जांच के लिए रुकेंगे। क्या तुम बता सकते हो कि पेशेंट जीरो कौन था? कौन था? पिए पागल होकर पहले की तरह लूमियन पर नहीं झपटा। इसके बजाय वह गहरी सोच में डूब गया। 508 पेशेंट जीरो। सुन रहे लुगानो ने लूमियन की ओर हैरानी से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब वे निकलने ही वाले थे तब लूमियन पीए से यूं आराम से बातचीत क्यों कर रहा है। कुछ ही पलों में ऑफिशियल बियॉन्डर्स आ ही जाने वाले थे। इसके अलावा इस मामले में ज्यादा गहराई से उतरना भविष्य में मुसीबत बन सकता था। वे जांच के दायरे में आ सकते थे या इससे भी बुरा, डिरेंजमेंट के स्रोत का ध्यान अपनी ओर खींच सकते थे। पीए ने 10 सेकंड से ज्यादा सोचा और अनिश्चित स्वर में बोला, पेशेंट जीरो शायद हमारी बा के ऊपर के कमरे में ठहरने वाली एक गेस्ट थी। फॉरेनर? लूमियन ने शांत स्वर में पूछा। फ्रैंका के जरिए पहले ही ऑफिशियल बियॉन्डर्स को डिरेंजमेंट की सूचना दे चुका लूमियन और बाद में टेलीपोर्ट कर भागने का मन बना चुका था, इसलिए अब पहले जितना तनाव में नहीं था। इसलिए निकलने से पहले वह डिरेंजमेंट के बारे में और जानना चाहता था ताकि असंगतियों के लिए एक तार्किक व्याख्या बना सके। जानकारी इकट्ठा करना, समस्या का विश्लेषण करना और सुराग व जवाब खोजना, ये सब कंस्पायर की एक्टिंग का हिस्सा था। जब थोड़ा खाली समय मिला, लूमियन ने पोशन को डाइजेस्ट करने का मौका नहीं छोड़ा। लूमियन को इस जानकारी के दुष्परिणामों की ज्यादा चिंता नहीं थी। क्या डिरेंजमेंट की जानकारी 001 की सील्ड इंटेल से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है? और फिर जब तक वह वहीं पागल नहीं हो जाता, वह बाद में अपने सुपीरियर से मदद मांग सकता था। पीए ने कुछ सेकंड सोचा, उलझन में दिखते हुए कहा, शायद मुझे उसका नाम याद नहीं पता है कि वह कहाँ से आई थी। मुझे बस याद है कि वह अचानक पागल हो गई और ऊपर के मोटल से बा में दौड़ाए। वह लोगों को काटने की कोशिश कर रही थी और कुत्ते की तरह भौंक रही थी। संक्रमित विदेशी द्वारा डाडल में डिरेंजमेंट फैलना, तो फिर शहरवासी यहां से भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे थे? क्या ये भी डिरेंजमेंट का असर था? लूमियन ने सोचते हुए पूछा, क्या वह किसी को काट पाई थी? उसका क्या हुआ? हमने उसे किसी को काटने से पहले ही काबू में कर लिया। हमने उसे पकड़कर हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया, पीए ने याद करते हुए कहा। हेल्थ डिपार्टमेंट को सौंपा गया? लूमियन ने धीरे से सिर हिलाया। तो क्या अगला पागल होने वाला व्यक्ति हेल्थ डिपार्टमेंट से था? हाँ, बिल्कुल, पीए ने इस बार तुरंत पुष्टि की। लूमियन ने पल भर सोचा और पूछा, वह निवासी कैसी दिखती थी? एक जवान औरत, चेहरा थोड़ा पीला था, आंखें खाली सी थीं। मुझे उसका चेहरा ठीक से
याद नहीं, पीए ने सिर सहलाते हुए कहा। ये सुनकर लूमियन का दिल हिल गया। अगर डाडल की सारी असामान्यताओं की जड़ सच में किसी पागल व्यक्ति से शुरू हुई थी तो कई विरोधाभासों की व्याख्या हो सकती थी। पेशेंट जीरो पहले से ही पागल अवस्था में थी। वह स्वाभाविक रूप से आसपास के लोगों में डिरेंजमेंट फैला रही थी, चाहे वह कोई अलग थलग गांव हो या व्यस्त परिवहन केंद्र। साथ ही वह अवचेतन रूप से डिरेंजमेंट फैलाने की अपनी अलौकिक क्षमता का इस्तेमाल कर रही थी और शहरवासियों को संकेत दे रही थी कि यहाँ से निकलना संभव नहीं है। वह उन सभी माध्यमों को नियंत्रित कर रही थी जिनसे ये खबर बाहर जा सकती थी। लेकिन उसकी पागलपन और अधूरे विचारों के कारण उसने शहरवासियों को स्टीम लोकोमोटिव के यात्रियों से डिरेंजमेंट पर बात करने से स्पष्ट रूप से नहीं रोका। यह जरूरी नहीं था कि यह सिर्फ लापरवाही हो। लूमियन को ज्यादा संभव ये लगा कि उस पागल के स्वभाव में और लोगों को शामिल करने और उन्हें संक्रमित करने की चाह थी। इसलिए जो लोग इस बारे में जानते थे उन्हें न तो जाने दिया गया और न ही अधिकारियों से मदद लेने दी गई। लेकिन ये रोक उन्हें राहगीरों से बात करने से नहीं रोकती थी। ये संक्रमण फैलाने का एक सीमित और अपेक्षाकृत सुरक्षित तरीका था। जो यात्री डिरेंजमेंट के बारे में जानते थे वे प्लेग के स्रोत की ओर बढ़ने जैसे थे। उदाहरण के लिए लुगानो की किस्मत बदल गई थी, जिससे बीमारी लगने की संभावना बढ़ गई थी। लूमियन और वह भागने का विकल्प भूल गए थे। जितनी ज्यादा बातचीत हुई उतनी ही निराशा बढ़ी और अंत में वे डेड एंड पर पहुंच गए। वे डाडल में जांच के लिए पूरी तरह तैयार हो गए थे। ये डिरेंजमेंट से संक्रमित होने की शुरुआत थी। उन्हें पता भी नहीं चला कि उन्हें एक मानसिक संकेत मिल चुका था। इस आधार पर लूमियन को शक हुआ कि वह जवान औरत शायद उस गांव की जीवित बची हुई सदस्य थी जिसे पहले अधिकारियों ने नष्ट किया था, एक संभावित कैरियर जो उनकी सफाई से बच निकली थी। उसने उन यादों को डिरेंजमेंट के साथ जोड़कर फैलाया। इसी तरह डाडल के लोगों को उस गांव की खबर मिली जिसे अधिकारियों ने मिटा दिया था। सामान्य परिस्थितियों में उनके पास ऐसी जानकारी जानने का न तो साधन था न ही योग्यता। इस प्रारंभिक निष्कर्ष पर पहुंचकर लूमियन मुस्कुराया और पीए तथा बावेटर से पूछा, वह गांव कहाँ है जिसे डिरेंजमेंट के कारण अधिकारियों ने नष्ट कर दिया था? मुझे लगता है कि वह होनासिस प्रोविंस में कहीं है, पीए ने सुनी सुनाई बात याद करते हुए कहा। होनासिस प्रोविंस यह अपर कोस्टल प्रोविंस से काफी दूर है और वहां सीधे जाने वाली स्टीम लोकोमोटिव भी नहीं है। वेस्ट मिसिसिपी कोस्ट या त्रिय से होकर कई प्रोविंसेस बदलनी पड़ती हैं। तुम लोग जो शायद ही डाडल से बाहर जाते हो ऐसी अफवाह कैसे सुन सकते हो? क्या होनासिस प्रोविंस से कोई बाढ़ या यात्री इस ट्रांसपोर्ट हब से गुजरा था? जितना ज्यादा लूमियन सोचता गया उतना ही वह अपनी परिकल्पना पर भरोसा करने लगा। उसने आगे दबाव नहीं डाला और पीए से कहा, यह डिरेंजमेंट काफी शोध मूल्य रखता है। हम डाडल में जाकर इसके स्रोत की जांच करेंगे और इलाज खोजने की कोशिश करेंगे, लेकिन तैयारी में समय लगेगा। और फिर अभी रात है, सुबह होते ही हम डाडल में प्रवेश करेंगे। समस्या हल होने तक हम नहीं जाएंगे। लूमियन ने डाडल में प्रवेश करेंगे और अभी के लिए नहीं जाएंगे शब्दों पर जोर दिया ताकि पियर और बावेटे की प्रतिक्रिया देख सके। उनके चेहरे के भाव कई बार बदले और वे पहले जैसे उन्मादी नहीं रहे। कुछ पलों बाद पीए ने विनती की, आपको कल शहर आना ही होगा। कोई समस्या नहीं, लूमियन ने आश्वस्त मुस्कान के साथ जवाब दिया। अब उसे और भी यकीन हो गया था कि यह एक सहज संक्रमण और प्रभाव था। बदलावों को संभालने की कोई सुव्यवस्थित प्रक्रिया नहीं थी। जब तक वह किसी निर्णायक मुद्दे को नहीं छेड़ता या जानबूझकर सहयोग की बात नहीं करता, वह डिरेंजमेंट के स्रोत को धोखा दे सकता था। जब पियर और बावेटर स्टीम लोकोमोटिव की दूसरी खिड़कियों की ओर बढ़ने लगे, लूमियन ने उन्हें पुकारा, जरा रुको। दोनों चौंक कर मुड़े तो लूमियन ने दोनों सोफों के बीच रखी मेज की ओर इशारा किया। अब तुम कटलरी ले जा सकते हो। पियर और बावेटर ने उलझन में मेज की ओर देखा और पाया कि प्लेटों में सिर्फ बचा खुचा था। क्या उन्होंने इतनी जल्दी खा लिया? डिलीवरी वाले तो अभी गए भी नहीं थे। दोनों को पता था कि उन्होंने डिरेंजमेंट पर काफी समय चर्चा की थी, लेकिन फिर भी यह अवास्तविक लग रहा था। क्या उन्होंने बहुत तेज खाया? क्या वह 3 शेरों को खिला रहा था? डकार, लुडवग ने टेबल क्लॉथ से मुंह पोंछा, चेहरे पर संतुष्टि थी। जब दोनों शहरवासियों ने कटलरी हटाई, खाने के डिब्बे समेटे और प्लेटफॉर्म से चले गए, लूमियन ने लुगानो की ओर मुस्कुराकर कहा, देखते रहो, आराम करो। मैं आराम नहीं कर सकता। जब ऑफिशियल बियॉन्डर्स आएंगे तो हम कैसे बचेंगे? लुगानो का दिल जैसे आग पर भुन रहा था। उसकी प्रतिक्रिया देखकर लूमियन ने मन ही मन सोचा, वह सच में एक लो सीक्वेंस और कम ज्ञान वाला जंगली बियॉन्डर लगता है। उसमें लुडवग जैसा कुछ भी खास नहीं दिखता। क्या वह सच में बस एक साधारण जंगली बियॉन्डर है जिसने सिर्फ मेरे साथ जाने का मिशन लिया? इसी बीच लूमियन ने ध्यान केंद्रित करके लुगानो की किस्मत फिर से देखी। उसने पाया कि भयानक हरे निशान गायब हो चुके थे और कोई गंभीर आपदा सामने नहीं थी। इसका मतलब था कि डॉक्टर अब डिरेंजमेंट की चपेट में आने वाला नहीं था और शायद बाद में डाडल की असामान्यता से निपटने में अधिकारियों के साथ उलझेगा भी नहीं।
कुछ देर बाद लूमियन ने तेज आवाज सुनी और बाहर अचानक रोशनी फैल गई। आकाश से प्रकाश गिरने लगा। लूमियन ने ऊपर देखा और रात में तैरती हुई दो विशाल आकृतियां देखीं। वे दो एयरशिप्स थीं, गहरे स्लेटी रंग की, जिनके पैडल्स तेजी से घूम रहे थे। वे त्रियो में देखी गई एयरशिप से काफी छोटी थीं। उनके सामने और नीचे से निकली सघन रोशनी डाडल के किनारे पर केंद्रित हो रही थी। उसी समय शहर में फिर से हर तरफ भौंकने की आवाजें गूंज उठीं, मानो हर जगह हलचल मच गई हो। फाउस्ट रीजन के अधिकारी आ गए। लूमियन ने नजर हटा ली और नतीजे का इंतजार करने लगा। चिल्लाहट, चीखें, गोलियों की आवाजें और तरह तरह की रोशनियां लगभग 1 घंटे तक चलती रहीं, फिर पूरी तरह शांत हो गईं। कुछ ही देर में पुलिस अधिकारियों की एक टीम प्राइवेट रूम में आए और अब भेष बदले हुए नकली पहचान वाले लूमियन और उसके साथियों से डाडल के निवासियों से उनके संपर्क के बारे में पूछताछ की। डिरेंजमेंट से जुड़ी बातों के अलावा लूमियन ने बाकी सब ईमानदारी से बता दिया। वह किसी भी पल लुडविग और लुगानो को पकड़कर टेलीपोर्ट करने को तैयार था। टिकट्स और पहचान पत्र दर्ज कर तुलना करने के बाद पुलिस अधिकारी कैरेज से चले गए। लूमियन ने धैर्य से बोर होने तक इंतजार किया। फिर पुलिस अधिकारी लौटे, 3 कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आए और उनसे हस्ताक्षर करने को कहा। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि पिछली रात की हलचल एक विशेष सैन्य अभियान के कारण हुई थी और सभी को गोपनीयता बनाए रखनी होगी। क्या हस्ताक्षर से पहले जो मैंने बताया वह इसमें गिना जाएगा? लूमियन ने मन ही मन हंसते हुए एलियस से हस्ताक्षर कर दिए। उसकी नकली पहचान अभी अभी सक्रिय हुई थी और उसमें बहुत कम मिस्टिक जुड़ाव थे। पुलिस के जाने के बाद लूमियन, जिसने जानबूझकर यह आधिकारिक प्रक्रिया खुद झेली थी, लुडविग और लुगानो के कंधे पकड़कर टेलीपोर्ट करने ही वाला था। उसे नहीं पता था कि एलियस से किया गया कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा जाएगा या नहीं, इसलिए वह जोखिम से बचना चाहता था। उसी समय लूमियन ने लुगानो के पीछे एक लंबा सा साया देखा। वह उसका मैसेंजर पेनिटेंट बेनफेल था, काले क्लर्जीमैन के वस्त्र में, जली हुई लपटों से घिरा हुआ। बेनफेल ने एक मुड़ा हुआ पत्र लूमियन की ओर तैरता हुआ भेजा। लुगानो कागज को अचानक प्रकट होते देखकर चौंक गया। उसने सहज रूप से पीछे देखा, लेकिन लूमियन ने पत्र खोलकर पढ़ लिया। मुझे मिले फीडबैक के अनुसार ये किसी सील्ड आर्टिफैक्ट के भागने का मामला लगता है। वह सील्ड आर्टिफैक्ट एक जवान औरत जैसी दिखती है। वह पहली बार ओहोनासिस प्रोविंस में हुई एक आपदा के दौरान सामने आई थी। ज्यादातर समय वह सामान्य अवस्था में रहती है, बेजान, पीली और भ्रमित सी। लेकिन जब वह पागल अवस्था में जाती है तो आसपास के लोगों में उसी तरह का डिरेंजमेंट फैलाती है। इसका कोई निश्चित पैटर्न नहीं है। हर बार जब वह पागल होती है उसकी स्थिति एक जैसी नहीं रहती। उसके डिरेंजमेंट के लक्षण भी बदलते रहते हैं। सामान्य अवस्था में भले ही वह एक बुद्धिहीन भूत जैसी हो और प्रवृत्ति से काम करती हो, फिर भी उसके पास वाणी जैसी शक्ति है। जो कुछ वह कहती है वह सच हो जाता है, और अगर वह किसी को मृत घोषित कर दे तो वह मर जाएगा। 509 आयनक्लैड मर्चेंट शिप बोले गए शब्दों को हकीकत में बदलने की क्षमता भी रखती है। डिरेंजमेंट फैलने से पहले वह प्रवृत्ति से काम करती थी। उसका पीला चेहरा और बेजान आंखें पिए द्वारा बताए गए पेशेंट जीरो के वर्णन से मेल खाते थे। लूमियन ने फ्रैंकर के पत्र से आपदा के विवरण पढ़े और समझ को और गहरा किया। अंतर यह था कि लूमियन को लगता था कि शुरुआती संक्रमित व्यक्ति एक असली पागल था जो प्रवृत्ति से डिरेंजमेंट फैलाता था, जबकि आधिकारिक जानकारी उसे एक मानवीय सील्ड आर्टिफैक्ट बताती थी जो सामान्य और पागल दोनों अवस्थाओं में बुद्धिहीन थी और सिर्फ प्रवृत्ति से संचालित होती थी। हालांकि लूमियन की अटकलें इस संभावना को नकारती नहीं थीं कि वह जवान औरत किसी करप्शन के कारण सचमुच की पागल बन गई हो जो प्रवृत्ति से डिरेंजमेंट फैलाती थी, और इसी वजह से उसे सील करना पड़ा। जहां तक उसे नष्ट न करके सील करने की बात थी, लूमियन कारण का अंदाजा लगा सकता था। किसी को भी इच्छानुसार मारने की क्षमता तमाम सीमाओं के बावजूद अब भी बेहद लुभावनी थी। इंक्विजिशन हो, मशीनरी हाइवमिंड हो या ब्यूरो 8, अगर संभव होता तो वे डिस्ट्रक्शन की बजाय सीलिंग को ही प्राथमिकता देते। लूमियन जानता था कि भविष्य की आपदाओं से निपटने के लिए वे शायद उसी पर निर्भर भी रहते। उसकी नज़र पत्र में आगे लिखी बातों पर गई। अतिरिक्त विवरण गोपनीयता के कारण उपलब्ध नहीं कराए जा सकते। ऐसे व्यक्तियों पर कड़ी नज़र रखो। अगर कुछ भी संदिग्ध मिले तो तुरंत दूरी बनाओ और अधिकारियों को रिपोर्ट करो। उसकी उत्पत्ति, सीलिंग टेक्निक, वाणी की शक्ति का स्वरूप या डिरेंजमेंट से निपटने का तरीका कुछ भी स्पष्ट नहीं था। कोई निश्चित सील लेवल या नंबर भी नहीं। डाडल की असामान्यता और पिछले विवरणों को देखते हुए भले ही यह ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट न हो, फिर भी ग्रेड 2 सील्ड आर्टिफैक्ट्स में ये बेहद भयावह गुण रखती है। लूमियन ने कुछ पल सोचा और पत्र को ट्रैवलर्स बैग में रख दिया, बिना वहीं जलाए। उसी समय लुगानो उसकी पीठ को उलझन से देख रहा था। स्पिरिट विजन सक्रिय होने के बावजूद उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लूमियन का मैसेंजर पेनिटेंट बेनफेल पहले ही जा चुका था। चलो, लूमियन ने आह भरते हुए कहा और लुडविग व लुगानो के कंधे पकड़ लिए। उसका सबसे बड़ा अफसोस था 400 वर्ल्ड डॉ के किराए का 1/3 बर्बाद होना।
उसे लुडविग के नाश्ते के लिए अलग अलग कैफेज ढूंढने होंगे। वह एक ही जगह उसे पेट भरने नहीं दे सकता था, नहीं तो शक हो जाता। अगले ही पल लुगानो को ऐसा लगा जैसे वह उस स्पिरिट वर्ल्ड में उतर गया हो जिसकी झलक उसने अभी अभी देखी थी। वह परत दर परत गहरे रंगों में डूबता गया, ऊपर से 7 रंगों की रोशनी बरस रही थी। अनगिनत चेहरे और आकृतियां उसके चारों ओर थीं और वह अज्ञात दिशा में तेजी से बढ़ रहा था। चक्कर आया, लेकिन 10 सेकंड से थोड़े ज्यादा समय में उसके पैर ठोस जमीन पर पड़ गए। चारों ओर बेज, भूरा लाल और हल्का पीला रंग लिए इमारतें थीं। लूमियन ने बहुत दूर टेलीपोर्ट नहीं किया था और फाउस्ट को चुना था, जिसके अधीन डाडल आता था। भोर की रोशनी में लूमियन ने लाई इयररिंग पहनी और ट्रैवलर्स बैग से एक ट्वीट कोट निकाला। एक सुनसान गली में अपने रूप, कद और कपड़ों को बदल लिया। 1 मिनट से भी कम समय में वह पूरी तरह किसी और व्यक्ति में बदल गया। क्या अद्भुत मिस्टिकल आइटम और कितनी शक्तिशाली एबिलिटी। लूमियन ने लाई इयररिंग लुगानो की ओर उछालते हुए कहा, 3 और नकली पहचान बनवाओ और ऐसी स्टीम लोकोमोटिव के टिकट खरीदो जो आज ही पोर्ट गाती पहुंचे। क्या मैं ट्रांसलेटर हूँ, गाइड हूँ या तुम्हारा अटेंडेंट? लुगानो ने मन ही मन शिकायत की, इयररिंग पकड़ते हुए। उसने जबरन मुस्कान बनाकर कहा, मैं फाउस्ट क्षेत्र में पहले कभी नहीं आया, तो मुझे नहीं पता कि नकली पहचान के लिए किससे मिलूं। सिद्धांत तो हर जगह एक जैसे होते हैं। मुझे तुम्हारे अनुभव पर भरोसा है। लूमियन मुस्कुराया। ठीक है, जब तुम पैसे दे रहे हो। लुगानो ने मन में बुदबुदाया और अपने सूटकेस से कपड़े निकाले। नॉर्दर्न ट्रियर ट्रेन स्टेशन पर लूमियन पहले ही उसे नकली पहचान के लिए 1000 वर्ल्ड और दे चुका था और बता चुका था कि भविष्य में ऐसे खर्चे वह उठाएगा। लुडविग ने लाई इयररिंग पहन ली और लुगानो सूटकेस लेकर गली से निकल गया। लूमियन ने नियस फेस सक्रिय की और फिर से अपना रूप बदला और लुडविग को साथ लिए दूर से लुगानो का पीछा करने लगा। वह किसी अनजान जगह पर डॉक्टर की हरकतें और प्रतिक्रियाएं देखना चाहता था ताकि किसी संभावित समस्या का पता चल सके। लुडविग को शिकायत से रोकने के लिए लूमियन ने उसकी चौड़ी टोपी दबाई और उसे कुछ बगैट्स थमा दिए। लुडविग ने गर्म खाने की जिद नहीं की और लूमियन के साथ चलते हुए चुपचाप उन्हें चबाता रहा। सुबह सुबह बाज बंद थे, इसलिए लुगानो नजदीकी मार्केट गया और एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचा जो किसी मॉबस्टर जैसा लग रहा था। पैसों के जरिए उसने रास्ता बनाया और नकली पहचान बनवाने की जगह का पता लगाया। पूरी प्रक्रिया में लुगानो एक साधारण बाउंटी हंटर से अलग नहीं लगा। लूमियन न निराश हुआ न ही नाराज। वह शांत भाव से पीछे पीछे चलता रहा जब तक लुगानो ने अलग समय की स्टीम लोकोमोटिव का इंतजाम नहीं कर लिया। तभी उसने नियस फेस हटाए और अपने साथी से मिला। पोर्ट गाती, अपर कोस्टल प्रोविंस में लूमियन समुद्र के पास एक शानदार होटल रूम में ठहरा हुआ था। बड़ी कांच की खिड़की के सामने खड़ा वह ऊपर नीले आकाश और नीचे रत्नों जैसे साफ समुद्र को देख रहा था। समुद्री पक्षियों की मधुर आवाजें और उनकी सुंदर उड़ानें सफ़ेद बादलों, सफ़ेद बीचेस और जहाज़ों के मस्तूलों के बीच गूंज रही थीं। खिड़की खोले बिना भी लूमियन समुद्र से आती ठंडी हवा को महसूस कर सकता था। ये बंदरगाह वेस्ट मिसिसिपी कोस्ट के औद्योगिक शहरों से फॉग सी के जरिए आने वाले माल का प्रमुख प्रवेश द्वार था और व्यापार व जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर में धूप कम होने की ट्राइरियंस की धारणा के विपरीत पोर्ट गाती हमेशा धूप में नहाया रहता था और शरद ऋतु में भी मौसम सुहावना रहता था। लुडविग के चबाने की आवाज़ों के बीच लूमियन समुद्र दृश्य और दूर के हार्बर को निहार रहा था, लुगानो के लौटने का इंतजार करते हुए जो फेनेपोर्टर किंगडम के पोर्ट सैंटा के टिकट लाने वाला था। उसी पल पेनिटेंट बेनफेल असामान्य रूप से लंबा और काले क्लर्जीमैन वस्त्र में शून्य से प्रकट हुआ और चुपचाप लूमियन को एक पत्र थमा दिया। धन्यवाद, लूमियन ने आदतन कहा और पत्र खोलकर पढ़ा। घटनास्थल से मिली जानकारी के अनुसार ऐसा लगता है कि वह कुछ दिन पहले सामान्य अवस्था में लौट आई थी और डाडल छोड़ चुकी थी। उसकी वर्तमान जगह अज्ञात है। फैला हुआ डिरेंजमेंट गंभीर रूप से भ्रष्ट सी ऑफ माइंड्स के कारण था। शहरवासियों का असामान्य व्यवहार, डाडल छोड़ने की अनिच्छा और राहगीरों को डिरेंजमेंट के बारे में बताने की चाह संभवतः इसी करप्टेड सी ऑफ माइंड से उपजा है। एंथनी द्वारा हाल ही में सीखे गए शब्दों में ये कलेक्टिव सबकॉन्शियस का सी है जो कॉन्शियसनेस के आइलैंड और स्पिरिचुअलिटी स्काई के साथ एक माइंड वर्ल्ड बनाता है। भविष्य में सतर्क रहना इस सील्ड आर्टिफैक्ट के कारण किसी और मिस्टिक कैटास्ट्रफी की ओर खींच जाने का जोखिम है। वे सील्ड आर्टिफैक्ट को पकड़ नहीं पाए। लूमियन ने जीभ क्लिक की, सिर दर्द महसूस करते हुए। सच कहें तो वह कुछ कर भी नहीं सकता था। जब वह डाडल पहुंचा तब तक वह जा चुकी थी और आपदा जारी थी। दोपहर 3 बजे लूमियन, लुगानो और लुडविग के साथ फ्लाइंग बर्ड पर सवार हुआ जो फेनेपोर्टर किंगडम के पोर्ट सैंटा की ओर जा रहा था। उन्होंने फर्स्ट क्लास कैबन चुना, एक स्वीट जिसमें मास्टर बेडरूम, चाइल्ड्स रूम, सर्वेंट्स क्वार्टर्स, लिविंग रूम और वॉशरूम थे। विशेष अटेंडेंट्स की सेवा के साथ उन्हें सबसे शानदार डाइनिंग रूम और विशेष सिगार रूम की सुविधा मिली। इसकी कीमत 700 वर्ल्ड डॉलर थी, जो होटल अटेंडेंट के रूप में चार्ली की सालाना कमाई के लगभग बराबर थी। पैसे की लूमियन को परवाह थी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं।
पिछले अनुभवों और उसकी बहन की सीख ने उसे स्वाभाविक रूप से हिसाबी बना दिया था, लेकिन साल द बाद ब्राइस के सेफ से मिले 30,000 वर्ल्ड और जैसे आसान धन ने उसका दर्द कम कर दिया था। इसके अलावा उसके पास पहले ही अपनी अगली सीक्वेंस के पोर्शन का फॉर्मूला, मुख्य इंग्रेडिएंट्स और सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स मौजूद थे, इसलिए उसे तुरंत पैसे जमा करने की ज़रूरत नहीं थी। द एडवेंचरर सीरीज का समर्पित पाठक होने के नाते लुमियन जानता था कि समुद्र में कितने मानव आकृति खजाने होते हैं। अगर पैसे चाहिए होते तो वह अपने आदर्श की नकल करके उन्हें समाप्त करने को तैयार था। फ्लाइंग बर्ड एक नवीनतम स्टीम पावर्ड शिप थी, पूरी तरह स्टील से बनी, बिना सेल्स के, लेकिन स्मोक स्टैक्स और वॉच टावर्स वाले मास्ट्स के साथ। लोहे जैसे स्लेटी रंग में लाल और सुनहरे पैटर्न के साथ जहाज का डेक चौड़ा था, कई गन एम्प्लेसमेंट्स थे और वह क्लासिक सेलबोट से डिस्प्लेसमेंट, यात्री क्षमता, गति और मजबूती हर मामले में आगे था। पुराने जमाने के जहाज़ों के सामने वह किसी वयस्क की तरह बच्चों को देखता हुआ लगता था। कॉडू की घटना से पहले लुमियन ने समुद्री यात्रा का विचार किया था, गैमन स्पैरो से प्रेरित होकर अपनी बहन को लुभाने के लिए, लेकिन ऑरा ने इसे उसकी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन के बाद तक टाल दिया था। फर्स्ट क्लास कैबिन के विशाल और रोशनी से भरे लिविंग रूम में लुमियन खिड़की से बाहर नीले समुद्र को देखते हुए विचारों में खो गया। ओह! सीटी की आवाज़ के साथ फ्लाइंग बर्ड की चिमनी से भाप निकलने लगी। विशाल लोहे से ढका मर्चेंट शिप मशीनों की संयुक्त गूंज के साथ धीरे धीरे पोर्ट गाती से रवाना हुआ और समुद्र की गहराइयों की ओर बढ़ गया। कांव कांव समुद्री पक्षियों की आवाज़ें बादलों में गूंज उठीं। 510 फर्स्ट डे एट सी। उड़ती भाप के बीच फ्लाइंग बर्ड फॉग सी को चीरती हुई पश्चिम की ओर बढ़ी, फॉग सी आर्किपेलागो में स्थित एंटीज की कॉलोनी की दिशा में। वही द्वीप जिनके बारे में कहा जाता है कभी किसी आइलैंडर पर भरोसा मत करो। वहां से वह दक्षिण की ओर पोर्ट सैंटा फेनेपोर्टो किंगडम के उत्तर पश्चिम में जाएगी। हालांकि फॉक्सी अपने घने कोहरे के लिए बदनाम था, लेकिन तट के पास के क्षेत्र उतने प्रभावित नहीं थे। लुमियन ने अगले 3 घंटे तेज धूप में बिताए, एक किताब में डूबा हुआ फेनेपोर्टो किंगडम की हाइलैंडर भाषा की प्रारंभिक पाठ्यपुस्तक। हालांकि उसके पास लुगानो जैसा ट्रांसलेटर और गाइड था, लुमियन पूरी तरह उस पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। अगर लुगानो के साथ कुछ हो जाता या वह जानबूझकर अनुवाद में हेरफेर करता तो लुमियन असुरक्षित हो जाता। पोर्ट सैंटा पहुंचने से पहले कुछ बुनियादी हाइलैंडर वाक्य सीख लेने से लुमियन अनुवाद की शुद्धता जांच सकता था और कुछ हद तक आत्मनिर्भर हो सकता था। आमतौर पर रीडर पाथवे से न होने वाले बियॉन्डर्स के लिए 10 दिनों से कम समय में हाइलैंडर सीखना लगभग असंभव था। लेकिन लुमियन के पास एक बड़ा फायदा था, एंशिएंट फीसैक का ज्ञान, वह मूल भाषा जिससे हाइलैंडर विकसित हुई थी। दोनों भाषाओं में वाक्य संरचना, अर्थ, व्याकरण और शब्द रचना में काफ़ी समानताएं थीं, जिससे लुमियन बहुत तेज़ी से हाइलैंडर सीख पा रहा था। डिनर कब आएगा? लुडविग बेचैनी से लुमियन की रिक्लाइनर के सामने टहल रहा था, आसमान के अंधेरा होने के बावजूद एक्सक्लूसिव अटेंडेंट के न आने से झुंझलाया हुआ। लुमियन ने किताब बंद की जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया और केरोसिन लैंप की रोशनी में लंबी परछाइयां बनने लगीं। हंसते हुए उसने कहा, इतना सारा ऑर्डर करने के लिए खुद को दोष दो। सब पकाने में समय तो लगेगा। अच्छा है कि फर्स्ट क्लास कैबिन में अलग किचन है, नहीं तो वे घबरा जाते। वह पूरा भी नहीं बोल पाया था कि डोरबेल बज उठी। घंटी की आवाज़ के साथ लुगानो ने मोटा वर्मिलियन दरवाज़ा खोला और देखा कि एक युवा अटेंडेंट डाइनिंग काट धकेलते हुए अंदर आ रहा है, जिसके ऊपर मोटा पीला भूरा कापड़ बिछा था। लुडविग की उत्सुक नज़र के सामने अटेंडेंट ने शांति से टेबल क्लॉथ और यूटेंसिल्स बिछाए। ये स्थानीय व्यंजन है, गाती हेरिंग। इसमें स्मोक सॉफ्ट हेरिंग फिलेस, प्याज और गाजर के टुकड़ों को ऑलिव ऑयल, टाइम, बे लीव्स और अन्य मसालों में 24 से 48 घंटे तक मैरिनेट किया जाता है। ये गरम पोटैटो सैलड के साथ बेहतरीन लगता है। और ये डीप फ्राइड फ्राइज हैं। अपर कोस्टल प्रोविंस में एक कहावत है, फ्राइज के बिना स्वर्ग नहीं होता। ये रेजिन क्रीम ब्रेड है। ये फ्रेश ऑयस्टर्स और शेलफिश हैं। ये फाउस्ट टर्की, हम और मशरूम बरीटो है। यह ओमूज डक मिंस्ड मीट और कॉस ब्राउन शुगर वनीला वॉफल है। ये ट्रेडिशनल ऑरेंज चीज़ है और ये तीखा ग्रे चीज़ भी है। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? यह अपर कोस्टल प्रोविंस का पसंदीदा एप्पल साइडर है। एक लुमियन ने ध्यान से सुना जबकि अटेंडेंट हर व्यंजन का वर्णन कर रहा था। उसने देखा कि अपनी अधीरता के बावजूद लुडविग ने तुरंत खाने पर हमला नहीं किया। इसके बजाय वह शांति से अटेंडेंट के खत्म करने का इंतजार करता रहा, फिर प्री मील ब्रेड खाया और पिकल्ड हेरिंग का स्वाद लिया। क्या उसके भीतर कुछ जाग गया है? लुमियन ने उलझन में बच्चे की ओर देखा। बुरा नहीं, लुडविग ने पेशेवर अंदाज में कहा। धुएं का स्वाद बिल्कुल सही है। ये खुशबू और सीजनिंग के साथ पूरी तरह घुल जाता है। उसकी तारीफ के बावजूद 7 साल के लुमियन को लुडविग के गोल मटोल, बचकाने चेहरे और गंभीर भाव के बीच का विरोधाभास मज़ेदार लगा। समुद्र के पास होने के कारण पोर्ट गाती का सीफूड बेहतरीन था। ऑयस्टर्स और अन्य शेलफिश न सिर्फ त्रिय के ज़्यादातर रेस्टोरेंट से ज़्यादा स्वादिष्ट थे, बल्कि काफ़ी सस्ते भी।
लूमियन ने ब्रूड एप्पल साइडर की चुस्की ली, स्थानीय स्वादों का आनंद लेते हुए। लुडविग की जबरदस्त भूख के सामने 8 लोगों का डिनर जल्द ही खत्म हो गया और मेज पर सिर्फ साफ प्लेटें और हड्डियां बचीं। लूमियन और लुगानो, जो खुद भी कम खाने वाले नहीं थे, दो दो सर्विंग्स खाने के बावजूद लुडविग के सामने फीके पड़ गए। ये और भी प्रभावशाली था क्योंकि लुडविग पहले ही आफ्टरनून टी और डेजर्ट खा चुका था। मैं तुम्हें वॉशरूम जाते ज्यादा नहीं देखता, इतना खाना कहाँ जाता है? क्या तुम्हारा पेट बिना तले का गड्ढा है? लूमियन ने सोचते हुए लुडविग को देखा, फिर खड़ा होकर लुगानो की ओर मुड़ा। मुझे एक ड्रिंक पीने का मन है। क्या तुम शिप के बा में चलना चाहोगे? मैं कल रात एक पल भी नहीं सो पाया, आज जल्दी सोने का इरादा है। लुगानो अपने एम्प्लॉयर की असीम ऊर्जा को समझ नहीं पा रहा था। बिना सोए रात और पूरे दिन की यात्रा के बाद भी लूमियन तरोताज़ा था और बाज जाने को तैयार। क्या यह उसकी ऊंची सीक्वेंस की वजह से है? अजीब भूख वाला ये बच्चा भी काफ़ी एनर्जेटिक लगता है। लूमियन ने ट्रांसलेटर को ज़्यादा जोर नहीं दिया। लुडविग के लिए लेट नाइट स्नैक छोड़कर उसने सादा गहरा भूरा जैकेट पहना और कमरे से निकलकर फर्स्ट क्लास बा की ओर चला गया। बा में सादगी भरी शालीनता थी, एक छोटा बैंड हल्की धुनें बजा रहा था। इक्का दुक्का ग्राहक यहाँ वहाँ बैठे शांत माहौल का आनंद ले रहे थे। लूमियन ने प्रवेश द्वार से एक पल माहौल देखा, फिर सिर हिलाया और बाहर निकल आया। वह सीढ़ियाँ उतरकर डेक पर गया और उस बा में घुस गया जो थर्ड क्लास कैबिन्स और सामान्य क्रू को सेवा देता था। शोर शराबे, चिल्लाहट, जयकार, तालियां और बेतुना गाना ने हवा भर दी और लूमियन के चारों ओर गूंज उठी। उसे तुरंत घर लौटने जैसा एहसास हुआ, शरीर की हर कोशिका जैसे जाग उठी। बस यही चाहिए था। बचपन से ओल्ड टैवन का नियमित ग्राहक रहे लूमियन ने हल्का सा झूलते हुए बा काउंटर के पास जगह ली। लफी वर्ड का एक गिलास। उसने लकड़ी की सतह थपथपाए। बारटेंडर, फेनपोर्टर विशेषताओं वाला एक युवा आदमी लूमियन का स्वागत करने आया। उसका चेहरा पतला था, काले बाल, काली आंखें और स्पष्ट आकृतियों के साथ। उसकी हल्की पीली त्वचा उसके आकर्षक चेहरे को और उभार रही थी। ठीक है, 10 लिक्स, बारटेंडर ने इंटिसियन में जवाब दिया। उसका विदेशी लहजा साफ था। शिप की कीमतें 3 से भी ज्यादा हैं। लूमियन सिक्के गिन रहा था, तभी उसने देखा कि बारटेंडर ने ध्यान हटाकर ईमानदारी और उत्साह के साथ किसी और से बात की। मैडम, आप क्या पीना चाहेंगी? चेरी वाइन का एक गिलास। मोटी पीली पोशाक में एक महिला ने जवाब दिया। उसका चेहरा सुंदर था और आंखें हल्की हरी। ठीक है, बारटेंडर ने बिना पहले भुगतान लिए महिला को परोसने की तैयारी की। मैं पहले आया था, लूमियन ने मुस्कुराते हुए बारटेंडर को याद दिलाया। बिना झिझक बारटेंडर बोला, यह इतनी सुंदर और चमकदार लेडी है, मेरा दिल कहता है कि पहले उसे परोसूं। ओह, ये सच में फेनपोर्टर से है। लूमियन को गुस्सा नहीं आया। उसे ऐसा लगा जैसे वह कोई तमाशा देख रहा हो। फेनपोर्टरियंस अपने रोमांटिक स्वभाव और प्रेम की अडिग खोज के लिए जाने जाते हैं। वे अर्थ मदर में विश्वास करते हैं और महिलाओं के महत्व पर जोर देते हैं। इस राज्य के पुरुष हर महिला की खुलकर तारीफ करते हैं और जिन पर दिल आ जाए उनका खुलेआम पीछा करते हैं। और ने कभी कहा था कि फेनपोर्टर के पुरुष देहाती रोमांस के उस्ताद होते हैं। उनकी भावुकता और खुली ईमानदारी के बावजूद वे बनावटी नहीं लगते, बल्कि उनमें एक अलग ही गरिमा होती है। इसके मुकाबले रोमांटिक इंटिसियंस कुछ फीके लगते हैं। हालांकि परंपरा और आस्था के प्रभाव में ज्यादातर फेनपोर्टरियंस परिवार, प्रजनन और बच्चों को बहुत महत्व देते हैं और स्थिर पारिवारिक जीवन पसंद करते हैं। बिना मजबूरी के विवाह से बाहर संबंधों को वे स्वीकार नहीं कर पाते, ठीक वैसे ही जैसे रूढ़िवादी लोनस। हालांकि अपवाद हर जगह होते हैं, लेकिन सबसे रूढ़िवादी लीन किंगडम में भी व्यभिचार उतना आम या बड़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया जाता जितना इंटीज में। कई लोग मानते हैं कि प्रेम जरूरी नहीं कि विवाह की सीमाओं में ही पनपे। महिला के भुगतान करके चेरी वाइन लेकर जाने के बाद बारटेंडर ने लूमियन को लफी वर्ड परोसी, ऊपर से मिंट लीफ सजाते हुए। उसने बिना किसी अपराध बोध के कहा, मेरी दादी हमेशा कहती थी कि हर लेडी को विशेष सम्मान दो, खासकर सुंदर वालों को। मैं समझता हूँ। लूमियन फिर से ओल्ड टैवन के नियमित ग्राहक की भूमिका में आ गया। एब्सेंथ की चुस्की लेते हुए उसने कहानी गढ़ी। मेरे पास कभी कई सुंदर साथियां थीं, पिछली लेडी से भी ज्यादा सुंदर। दुर्भाग्य से मैं एक ही व्यक्ति हूँ, सबसे एक साथ शादी नहीं कर सकता था। बारटेंडर को अचानक अपनापन महसूस हुआ। मुझे भी अक्सर यही अफसोस होता है। इस दुनिया में बहुत सारी सुंदर महिलाएं हैं और मैं बस एक आदमी हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? लुई। मुझे लुई कह सकते हो, लूमियन ने अपना एलियस बताया। उसकी वर्तमान पहचान लुई बेरी थी। मैं फ्रांचेस्को हूँ, बारटेंडर ने अपना नाम बताया। परिचित माहौल, हमेशा की डींगें और जीवंत वातावरण ने लूमियन को थोड़ा नशे में कर दिया, भले ही उसने ज्यादा नहीं पिया था। अगर मिस्टिसिज्म कैटास्ट्रोफी ना होती, अगर और जिंदा होती, अगर वह बिना किसी चिंता के यूनिवर्सिटी में दाखिल हो चुका होता, तो क्या यूं ही बा में आराम करना अच्छा नहीं होता? समुद्री यात्रियों के बीच पायरेट्स की चर्चा आम थी।
बारटेंडर फ्रांचेस्को ने लूमियन को बताया, आयनक्लैड वॉरशिप तकनीक के मर्चेंट वेसल्स में आम होने के बाद पायरेट्स के लिए मुश्किल हो गई है। उनके सेलबोट 16-17 नॉट्स की रफ्तार से चलने वाले इन लोहे के राक्षसों का मुकाबला नहीं कर सकते। वे चाहें भी तो उन्हें लूट नहीं सकते। आवाज़ धीमी करते हुए फ्रांचेस्को ने आगे कहा, अब पायरेट्स की रणनीति यह है कि वे अलग अलग पोर्ट से यात्रियों के भेष में लोगों को जहाज पर चढ़ाते हैं। समुद्र के तय क्षेत्र में पहुंचकर वे अंदर से अफरा-तफरी मचाते हैं, शुरुआती नियंत्रण पा लेते हैं और पास छिपे पायरेट शिप को पास आने का मौका देते हैं। क्या सच में? लूमियन ने रुचि से पूछा। कोई अंदाजा है कि इस जहाज पर कौन अंडरकवर पायरेट हो सकता है? फ्रांचेस्को चौंक गया। ये तो पहला ही दिन है, मैं कैसे बता सकता हूँ? लूमियन मुस्कुराया और छेड़ा, पहले कभी ऐसा कुछ झेला है? वन फ्रॉम ल टू द फ्रांस गोमोन। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।